हाय गाइस एंड वेलकम टू स्टडी आईएएस विद देव सुतार यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने दल बदल कानून के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज में हम उसी एक कड़ी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज ये क्लास यूपीएससी एग्जाम के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज इसको मिस मत कीजिएगा। पूरी लक्ष्मीकांत इस पूरी वीडियो की सीरीज में हम समझा रहे हैं। जो भी नए बच्चे हैं पीछे की क्लास से आप जरूर देख लें। तो हम बिना कहीं देरी के क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा जो क्लास है वो कहाँ से शुरू होने वाली है? स्थानों का रिक्त होना। स्थान जो होते हैं, स्थान किसके? स्थान आपके संसद के अंदर जो सदस्यता होती है, एमपीज जो होते हैं, उन एमपीज की जो स्थान होते हैं, एमपीज की जो सीटें होती है, उनको यदि खाली करना है वो किस तरह से खाली हो सकते हैं? एमपीज की जो सीटें होती है लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, किस तरह से हम रिक्त कर सकते हैं? कौन सी ऐसे तरीके होंगे, कौन सी ऐसी कंडीशंस होगी जिसके आधार पर किसी सांसद की सीट खाली हो सकती है? ठीक है, तो निम्नलिखित स्थितियों में हम लोग जो संसद की सदस्यता होती है उसकी स्थान रिक्त हो जाती है। ये कंडीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज 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 इसको ढंग से याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आती है दोहरी सदस्यता, यानी कि यदि दोहरी सदस्यता किसी भी सदस्य के पास में है तो उसकी संसद में सदस्यता समाप्त हो जाती है यदि उसने किसी एक सीट को चुनाव नहीं किया तो। अभी हम इसको भी पूरे डिटेल से समझेंगे। आपको पता है ये मेरे पढ़ाने का तरीका, मैं एक एक चीज को जब तक खोपड़ी के अंदर नहीं डाल देता हूं तब तक आगे बढ़ता नहीं हूं। तो सबसे पहले तो बात यही है कि दोहरी सदस्यता जब भी होगी तो दोहरी सदस्यता नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक जो एमपी है, जैसे मान लेते हैं कोई एमपी है और वो लोकसभा का सदस्य है, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि लोकसभा के भी सदस्य हो जाए और राज्यसभा के भी सदस्य हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं राहुल गांधी, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं राहुल गांधी जो है वो ऐसा नहीं कर सकते कि लोकसभा के भी सदस्य हैं और राज्यसभा के सदस्य हैं। एक साथ में दो सदस्यता नहीं हो सकती क्योंकि इसके लिए हमारे संविधान के द्वारा अनुमति नहीं दी गई है कि एक ही व्यक्ति दोहरी सदस्यता धारण नहीं कर सकता। कौन सी दोहरी सदस्यता का क्या मतलब है? क्या सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में? नहीं, ध्यान से समझिएगा बात को कि दोहरी सदस्यता का मतलब क्या है। तो दोहरी सदस्यता का मतलब यह है कि राहुल गांधी ऐसा नहीं कर सकते कि लोकसभा में भी सदस्य रहे और राज्यसभा में भी सदस्य रहे। एक साथ में नहीं रह सकते कि लोकसभा में भी सदस्य, राज्यसभा में भी सदस्य, ऐसा नहीं कर सकते। या तो वो लोकसभा के सदस्य रहेंगे या फिर वो राज्यसभा के सदस्य रहेंगे। ठीक वैसे ही ऐसा भी नहीं कर सकते कि वो लोकसभा के भी सदस्य हैं और वो कहीं न कोई राज्य की विधानसभा के भी सदस्य हो जाए, ऐसा भी नहीं कर सकते। इसका मतलब एक कोई व्यक्ति है वो साथ में संसद और विधायक दोनों साथ में नहीं रह सकता। किसी एक सीट पर रहेगा, चाहे तो वो सांसद रह जाए, चाहे तो फिर वो विधायक रह जाए, लेकिन दोनों में एक साथ में नहीं रह सकता। और क्या इसका मतलब है दोहरी सदस्यता का? ऐसा भी है कि एक ही व्यक्ति लोकसभा के अंदर कि एक है जो वाराणसी सीट से जीत के आ गया, वाराणसी सीट का भी सांसद है और वो बरेली सीट का भी सांसद है। इसका मतलब लोकसभा के अंदर ही है, दोहरी सदस्यता है, बट लोकसभा के अंदर ही है, एक ही सदन के अंदर दोहरी सदस्यता है कि वो वाराणसी से भी आया हुआ एमपी बन के और बरेली पे भी, क्योंकि एक साथ में दो चुनाव लड़ लिए थे, दोनों में बन के आ गया और दो सीटों के साथ में बैठा हुआ है। ऐसा वो नहीं कर सकता, उसको अपनी एक सीट त्यागनी पड़ेगी क्योंकि दोहरी सदस्यता, ड्यूअल मेंबरशिप अलाउड नहीं है। समझ भाई, पहले दोहरी सदस्यता मतलब समझ में आया? तो क्या एक व्यक्ति एक ही समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्या संसद और विधानसभा का दोनों का सदस्य एक साथ में हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्या एक ही सदन के अंदर दो सीटों से एक साथ में सांसद हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्या राज्यसभा के अंदर एक ही साथ में दो सीटों का सदस्य हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। कहीं पर भी किसी भी तरह से दोहरी सदस्यता अलाउड नहीं है। आपको बात समझ में आई? वेरी गुड। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो फिर अपन कंटिन्यू लाइन पढ़ते जाते हैं ताकि कोई भी, ये लक्ष्मीकांत की ही कॉपी है, मैंने लक्ष्मीकांत को ही टाइप किया हुआ है, रीटाइप किया हुआ है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा, आपको एक एक बातें समझ में आ जाएगी। आप चाहो तो अपनी लक्ष्मीकांत को भी पास में खोलकर बैठ सकते हो, जो बातें मैं इंपॉर्टेंट बोलूं वहां पे आप चाहो तो अपने मार्क भी कर सकते हो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति
एक समय में, एक ही समय में, मतलब अलग अलग समय में हो सकता है। जैसे 5 साल पहले लोकसभा का सदस्य था, तो अगली साल है जो हो सकता है लोकसभा में हार गया तो राज्यसभा में जीत सकता है, राज्यसभा में रह सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक समय में एट द सेम टाइम नहीं हो सकता। इसका मतलब एक ही समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में यहां से स्टेट बन जाएगा कि एक व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य रह सकता है, बिल्कुल नहीं रह सकता। स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, क्योंकि अलाउड नहीं करता। इस कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निम्नलिखित प्रावधान है। संविधान के अंदर कोई प्रावधान नहीं, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। जब हम बोलते हैं कि इसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंदर प्रावधान है, इसका मतलब संविधान के अंदर कोई प्रावधान नहीं है। क्लियर हुई बात? दोहरी सदस्यता के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। सवाल ये कि क्या एक व्यक्ति एक ही समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या एक ही सदन के अंदर दोहरी सदस्यता धारण कर सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या एक ही साथ में सांसद और विधायक हो सकता है? बिल्कुल नहीं। समझ आ गया? अब इसके क्या क्या पॉइंट है, और ये जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूं, सारे के सारे पॉइंट है कहां पे, कौन सी जगह पे है? तो हम कहेंगे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम वाले सेक्शन में है, इस कानून के अंदर है। जो ये कानून है ना, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का कानून, उसके अंदर ये लिखे हुए हैं। ध्यान से समझिएगा एक एक बात, एक एक पॉइंट से एग्जाम में प्रश्न आए हैं, आते रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुना जाता है तो 10 दिनों के भीतर भीतर, कितने दिन? 10 दिन, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 10 दिन के भीतर भीतर उसको ये तय करना होगा कि वो किस सदन में रहना चाहता है। यदि सूचना दे दी तो ठीक है, नहीं दिया तो फिर उसको राज्यसभा में, कहां पर? राज्यसभा में। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं समझाता हूं भाई कि कंडीशन क्या है, समझो बात को पहले। मान लेते हैं कि एक कोई व्यक्ति है, और व्यक्ति समझ लेते हैं कि मोदी जी समझ लेते हैं, मान लो मोदी जी है। अब मोदी जी ने मान लेते हैं कि लोकसभा का चुनाव लड़ा, ठीक है, लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो लोकसभा में चुनाव में जीत गए, लोकसभा के चुनाव में जीत गए। फिर थोड़े दिन बाद में यूपी से ही मान लेते हैं, ऐसा कोई योगी जी ने सोचा, ऐसे करते हैं मोदी जी आपको थोड़ा राज्यसभा का भी सदस्य बना देते हैं, वहां पे थोड़ा हमारा बन नहीं रहा है, तो बोला ठीक है बना दो। तो राज्यसभा से भी सदस्य चुन के भेज दिया। अब राज्यसभा के सदस्य कैसे चुनते हैं, कौन सी इलेक्शन प्रोसेस है, पीछे वाली क्लासों में सारा का सारा बताया हुआ है, डिटेल में एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के समझाया लक्ष्मीकांत को, जाके पीछे वाली क्लास से देख लेना। अब राज्यसभा का सदस्य मोदी जी को चुन लिया गया। मोदी जी पहले कहां पे थे? लोकसभा में भी चुने, देखो ध्यान रखो, एक साथ में चुने, मतलब सेम टाइम में। उसी कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले लोकसभा में चुनाव हुआ था, तब मोदी जीत गए, और कुछ 1 महीने 15-20 दिन के अंदर अंदर ही राज्यसभा का भी सदस्य चुन लिया गया। अब मोदी जी टेक्निकली लोकसभा के भी सदस्य है और राज्यसभा के भी सदस्य है, लेकिन ऐसा मोदी जी रख नहीं सकते। मोदी जी को 10 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन के अंदर? ओनली 10 डे। ये 10 दिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहीं पे वो बदतमीजी करेगा, एग्जाम में लिख दिया 14 दिन के अंदर अंदर, ना कितने दिन में? विद इन 10 डेज। ये 10 दिन ध्यान रखना है। 10 दिन के अंदर अंदर मोदी जी को ये खुद को बताना होगा, मोदी जी को खुद को ये तय करना होगा कि मोदी जी लोकसभा में रहना चाहते हैं या फिर राज्यसभा में रहना चाहते हैं। मोदी जी को 10 दिन के अंदर अंदर तय करना पड़ेगा। मोदी जी एग्जाम्पल ले रहा हूं, कोई भी सांसद जिसको इस तरह से चुना गया है, उसको 10 दिन के अंदर अंदर बताना पड़ेगा कि वो किस सदन में अपने को सदस्यता के रूप में रखना चाहता है। यदि उसने बता दिया, मान लो मोदी जी बोलते हैं कि मैं तो लोकसभा में रहूंगा, तो ठीक है, राज्यसभा की सीट अपने आप ही कैंसिल हो जाएगी। और मोदी जी ने बोल दिया कि मैं राज्यसभा में रहना चाहता हूं, तो फिर लोकसभा की सीट अपने आप ही खाली हो जाएगी। लेकिन यदि मोदी जी ने नहीं बोला, 10 दिन हो गए, मोदी जी ने कोई भी बात है जो चुनाव आयोग को नहीं बोली है, तो फिर मोदी जी को राज्यसभा के अंदर सीट अपने आप खाली हो जाएगी। यदि मोदी जी ने कोई सूचना नहीं दी, कितने दिन के अंदर? 10 दिन के अंदर, तो मोदी जी की सीट अपने आप स्वतः ही राज्यसभा वाली खाली होगी, लोकसभा वाली खाली नहीं होगी। कौन सी होगी? राज्यसभा की खाली होगी। ध्यान आई, बात समझ में आई आपको? मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा। कौन सी सीट खाली होगी? लोकसभा की नहीं, राज्यसभा की सीट खाली होगी। इतना समझ में आ गया आपको? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि राज्यसभा की सीट खाली क्यों होगी, लोकसभा की क्यों नहीं होगी? क्योंकि समझो बात को, मुझे बताओ लोकसभा क्या है? तो आप कहेंगे सर लोकसभा तो लोगों का सदन है, जनता का सदन है, वहां पे लोगों का सदन है ना। सदन किसका है? लोगों का सदन है। और जो राज्यसभा है वो तो राज्यों का सब, राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं ना। और राज्य क्या, मुझे बताओ, एक मेंबर
जो राज्यसभा के अंदर चुन के आया है, क्या उसको जनता ने सीधे तौर पे उसको चुनाव दिया, वोट दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो राज्यों की विधानसभाओं ने चुन के भेजा था उसको। इसका मतलब सीधे तौर पे वो जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, सीधे तौर पे नहीं कर रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से कर रहा है। और जबकि लोकसभा में जब ये वो चुन के आया है, तो लोकसभा के अंदर तो वो डायरेक्ट जनता ने खुद ने चुन के भेजा है ना। तो मुझे बताओ, एक लोकतंत्र देश के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लोकसभा के अंदर उसकी सीट रखें या फिर राज्यसभा के अंदर? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, लोकसभा, किसी भी देश में यदि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के अंदर तो जनता की इच्छाओं का ज्यादा सम्मान किया जाना चाहिए। और जनता की इच्छा ये थी कि उस व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनाया जाए। तो इसीलिए राज्यसभा में सीट उसकी स्वतः खाली कर देते हैं और जनता के नीतियों का, जनता की इच्छा का सम्मान मान रखने के लिए उसकी सीट कहां पर रखते हैं, लोकसभा के अंदर भरी हुई रखते हैं। बात समझ में आ गई? बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत खूब। अब इसी लाइन को मैं एक बार वापस पढ़ लेता हूं। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि लाइन क्या लिखी हुई है। क्या बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में सदस्य चुना था, दोनों सदनों की बात कर रहा हूं, किसमें, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी एक साथ में चुन लिया जाता है, तो उसे विद इन 10 डेज, 10 दिन के भीतर भीतर उसको ये बताना होगा कि किस सदन में रहना चाहता है। यदि उसने बता दिया तो वो जो बोलेगा उसमें रख देंगे। मान लो उसने बोले मैं राज्यसभा में रहना चाहता हूं, मुझे लोकसभा में इंटरेस्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं, लोकसभा की सीट खाली हो जाएगी, राज्यसभा में रख देंगे। लेकिन उसने नहीं दिया, क्या लिखा हुआ है, सूचना नहीं देने पर, सूचना नहीं देने पर, यदि सूचना कोई दी नहीं है तो फिर राज्यसभा में उसकी सीट क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। और बात समझना, ये जो राज्यसभा वाला शब्द है, प्लीज इसको ध्यान रखना, एग्जाम में यहाँ पे कुछ गड़बड़ी करेगा, आप ध्यान रखना, मेरे ख्याल से आप याद रखोगे, भूलोगे नहीं। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब अगला पॉइंट समझते हैं। ये तो एक पॉइंट हो गया कि ये वाली कंडीशंस होती है तो क्या होगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये तो ऊपर वाली कंडीशन क्या है, देखो ध्यान रखना, ऊपर वाला में एक साथ में चुन लिया, क्या हो गया, एक साथ में, यहाँ पे क्या हो गया, एक साथ में चुन लिया, मतलब साथ में लोकसभा में भी चुन लिया एंड एज ए सेम टाइम राज्यसभा में भी चुन गया, तब ये वाली कंडीशन है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मान लेते हैं कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसको पहले मान लेते हैं कि 2023 के अंदर, 2023 के अंदर लोकसभा में उसने इलेक्शन के अंदर मान लेते हैं जीत हासिल कर ली। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैं जानता हूं कि लोकसभा का चुनाव 2023 में नहीं हुआ था, 2023 में मान लेते हैं कि लोकसभा में वो उसने सदस्यता हरण कर ली, जीत के आ गया जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा। फिर ऐसा हुआ कि 2025 में राज्यसभा के इलेक्शन हुए, मतलब उस राज्य, कोई पर्टिकुलर राज्य होगा वहां पे, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य आपको पता है कि 1/3 जो होते हैं वो एक साथ में इलेक्शन होते हैं, फिर 1/3 जाते हैं 2 साल बाद, फिर अगले नेक्स्ट आते हैं, तो आपको प्रोसेस मैंने समझा दिया है। तो मान लेते हैं कि 2025 के अंदर राज्यसभा के किसी राज्य में इलेक्शन हुए और उसमें है जो उसी व्यक्ति को, इस ए ही व्यक्ति को, ए को ही इस राज्यसभा के अंदर भी चुनाव में उसको है जो, जब चुनाव हुआ तो विधानसभा ने एज ए राज्यसभा के रूप में भी चुन लिया उसको। अब मजा देखो, 2 साल पहले तो लोकसभा में चुन के आया था, अभी वो लोकसभा का सदस्य है, और 2 साल बाद में किसी राज्य ने, जब उसने वहां पे खुद ने फाइल किया होगा ना, बिल्कुल लड़ाई है, अपनी इच्छा से लड़ाई है, उसने बोला मैं राज्यसभा का भी लड़ना चाहता हूँ, तो राज्यसभा में भी उसने वोटिंग दी, और वहां की जो विधानसभा थी उसने बिल्कुल उसको राज्यसभा के लिए चुनाव करके भेज दिया उसको। अब वो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य है, लोकसभा में भी जीता हुआ पहले से और राज्यसभा में अब जीत गया। तो ऐसी कंडीशन में पहले वाला जो भी पहले था, मुझे बताओ पहले किस में चुना था इसको, पहले लोकसभा में चुना था, पहले से वो कौन सा सदस्य था, पहले वो लोकसभा का सदस्य था। इसका मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि लोकसभा का ही खाली हुआ ना, पहले जिस भी सदन में चुनाव था, पहले जो भी सदन का सदस्य था, पहले किस सदन का सदस्य बना हुआ था वो, पहले किसका था, पहले आपको देखो यहाँ वाली कंडीशन जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसके अंदर लोकसभा का सदस्य वो पहले से ही था और अब उसको राज्यसभा में चुन लिया है, ठीक है। तो फिर अब उसकी जो सीट है वो जिस भी पहले वाले में खाली हो जाएगी। पहले वाला बताओ कौन सा था, तो आप कहेंगे सर पहले तो वो लोकसभा का अंदर था, इसका मतलब उसकी सीट जो है लोकसभा के अंदर खाली हो जाएगी और राज्यसभा में भरी जाएगी। बात समझ में आई? ध्यान से सुनिए, ऐसा नहीं कि लोकसभा एग्जाम ऐसे बोल देगा कि यदि अगर किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया जाता है तो फिर उसका जो सीट है वो लोकसभा में खाली हो जाती है। स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, स्टेटमेंट सही नहीं है। आप कहेंगे सर अभी आप तो बोल रहे थे, मैंने एग्जाम्पल लिया था और मैंने फिर क्या बोला कि जो भी पहले से किसका सदस्य था, वो राज्यसभा में बाद में चुना गया ना, पहले वो सदस्य किसका था, लोकसभा का था, इसका मतलब लोकसभा खाली हो जाएगी। और फॉर एग्जाम्पल उल्ट स्थिति को थोड़ा सा चेंज करते, अब स्थिति को थोड़ा सा चेंज कर देते,
मान लेते हैं कि दूसरा व्यक्ति बी है, एक दूसरा व्यक्ति बी है जो 2023 में राज्यसभा का सदस्य चुना हुआ था और 2025 में फिर से इलेक्शन हुए लोकसभा के, और लोकसभा के चुनाव में खड़ा हुआ और उसको जीत मिल गई, तो वो अब जो है वो लोकसभा का भी सदस्य बन गया। तो मुझे बताओ पहले किसका सदस्य था? पहले से वो किसका था? राज्यसभा का था। इसका मतलब इसकी सीट, राज्यसभा वाली जो सीट है वो क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। और भरी कौन सी रखेंगे? लोकसभा वाली। कहने का मतलब है जिसमें वो पहले से ही था, पहले से ही था, वो वाली सीट खाली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले वाली क्या उसने कार्यकाल कुछ पूरा कर लिया ना। अब लंबा कार्यकाल किसका है? राज्यसभा का, मतलब जो भी बाद में चुना गया उसका लंबा कार्यकाल है, तो फिर उसको रखेंगे, सीधी बात है। लेकिन ये कंडीशंस क्या है? कंडीशंस ध्यान रखना, इलेक्शन साथ में नहीं हुए, यहाँ पर इलेक्शन एक साथ में नहीं हुए, ये ध्यान रखना। यहाँ पर इलेक्शन एक साथ में नहीं है। ऊपर वाली कंडीशन में दोनों इलेक्शन एक साथ में हुए थे, दोनों जगह एक साथ में चुन लिया गया था, एक ही साथ में, एट द सेम टाइम। एग्जाम आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ऊपर वाली कंडीशन है क्या है? एक साथ में है। जब एक साथ में दोनों सदनों का चुन लिया जाएगा तब 10 दिनों के अंदर अंदर उसको बताना पड़ेगा कि क्या कंडीशंस है। यदि उसने खुद ने चेक कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर राज्यसभा की सीट अनिवार्य रूप से खाली होगी। ये वाली कंडीशन क्या है कि पहले से ही वो चुना गया है। देखो लिखा क्या हुआ है, अगर किसी सदन का सदस्य दूसरे, इसका मतलब पहले से वो सदस्य है ना, लिख रहा है कि अगर किसी सदन का सदस्य, और यहां पर क्या लिखा हुआ था? व्यक्ति, ऊपर व्यक्ति लिखा हुआ है, इसका मतलब वो पहले से कोई सदस्य नहीं है। और यहां पर क्या लिख रहा है? सदन का सदस्य, इसका मतलब पहले से किसी सदन का सदस्य बना हुआ है। और अगर किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया जाता है तो पहले वाले सदन में उसका पद रिक्त हो जाता है। क्या लिखा हुआ है? ध्यान दीजिएगा, पहले वाले सदन में उसका पद क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिख रहा है? अगर किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का भी, यहाँ पे भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब पहले से ही है। प्लीज 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 कंडीशंस को बड़े ध्यान से एग्जाम में एक एक बात को टटोल के और फिर समझ के उत्तर देना। जल्दबाजी में दोगे यहाँ पर उत्तर गलत होगा। और यहाँ पे लगभग 90% बच्चे ऐसे कंडीशन में उत्तर गलत ही करते हैं। ठीक है, ध्यान देना है कंडीशंस क्या है, क्या बोल रहा है ना, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हो सकता है कि ये वाली जो ऊपर वाला स्टेटमेंट था उसके अंदर ऐसे भी तो स्टेटमेंट बना सकता है कि एक कोई व्यक्ति है, उसको संसद के दोनों सदनों में सदस्य चुन लिया गया तो उसका राज्यसभा में सीट खाली हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, तो भी गलत है। आपको बोलो सर अब तो ठीक है ना, ऊपर वाली कंडीशन में कि दोनों सदनों का एक साथ चुन लिया गया है तो फिर राज्यसभा में सीट खाली होती है, ठीक ही तो है। हाँ हाँ, 10 दिन के अंदर तो उसको टाइम दिया हुआ है ना, 10 दिन का तो उसको टाइम दिया हुआ ही है। 10 दिन के अंदर उसने बोल दिया कि मैं राज्यसभा में रहना ही नहीं चाहता हूँ, या बोल दिया कि मैं लोकसभा में रहना नहीं चाहता, तो राज्यसभा में सीट में उसको मिलेगी? वो तो 10 दिन उसको टाइम दिया हुआ है ना, तो आप सीधा कैसे कह सकते हो कि राज्यसभा में सीट खाली हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए बोलता हूँ कि स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ा करो, ध्यान से ठहर ठहर के एक एक बातों को टटोल टटोल के, तभी मजे आएंगे, तभी एग्जाम में नंबर मिलेंगे। नहीं तो एकदम हवाबाजी की तरह पढ़ोगे ना, नंबर नहीं मिलने वाले। अब इसीलिए यूपीटी टफ है। यूपीसी एग्जाम टफ इसलिए थोड़ी है कि बहुत ज्यादा पूछता है, वो टफ इसलिए है कि वो उसमें आप लोग बच्चे जो हैं बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ उत्तर दे देते हैं, इसीलिए उत्तर गलत हो जाते हैं। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। ये पहली कंडीशंस हो गई, फिर दूसरी कंडीशंस हो गई। अब अपन पढ़ते हैं तीसरी वाली कंडीशंस कि अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुन लिया जाता है। देखो इतनी बार तो लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा लोकसभा का टंटोल में चल रहा था। अब क्या है, मान लेते हैं कि लोकसभा है और लोकसभा में इलेक्शन हुए। आपको पता है आजकल मोदी जी, राहुल गांधी और बड़े बड़े जो नेता ना ऐसा करते हैं, क्योंकि बड़े नेताओं का थोड़ा सा डर भी होता है कि हो सकता है हार गए तो। मान लो एक ही सीट से चुनाव लड़े थे और उसी सीट से हार गए, क्योंकि पता नहीं ना, हार जीत का तो पता ही नहीं होता है। मान लेते हैं मोदी जी वाराणसी से, एक अकेले वाराणसी से उन्होंने मान लो कि जो अपना उम्मीदवारी फाइल की थी और वाराणसी में उस बार कुछ ऐसा हुआ कि मोदी जी हार गए, तो फिर तो नुकसान हो जाएगा ना, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मोदी जी हार गए, इसीलिए ऐसे जो बड़े नेता होते हैं क्या करते हैं बताएं, एक साथ में 2-2, 3-3 जगहों से चुनाव लड़ जाते हैं। 3-3 जगहों से, कि वाराणसी से भी वोटिंग भरी हुई है, बरेली से भी भर दिया, बरेली से भी भर दिया, दोनों जगहों से भर दिया। अब 2-3 जगह, हर जगह थोड़ी एक साथ में हारेगा, एक जगह हार सकता है, 2-3 जगह एक साथ में थोड़ी हारेगा। इसीलिए वो बोलते कहीं पर भी मिलेगा, दोनों में जीत गए कोई बात नहीं, एक छोड़ देंगे, क्योंकि छोड़नी तो पड़ेगी ना, क्योंकि एक साथ में 200 नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा क्या होता है, शुरू करने में क्या है, लड़ गए वहां पे, उल्लू तो बनना नहीं है। तो वाराणसी भी उन्होंने जीत लिया, शुरू कर दिया, और बरेली भी जीत लिया। और मान लेते हैं कि इलेक्शन में कुछ मोदी लहर चल पड़ी और दोनों में मोदी जीत गए,
वाराणसी वाली सीट से भी मोदी जीत गए और बरेली वाली सीट से भी मोदी जी जीत गए। अब मोदी जी तो टेक्निकली तो दो जगह से सांसद हो गए ना, तो ऐसा तो हो सकता ही नहीं सकता। क्यों मुझे बताओ, अगर एक ही व्यक्ति दो जगहों से सांसद है तो कौन से वाली जनता को संभालेगा? बरेली वाली को संभालेगा तो वाराणसी वाले को संभालेगा? इसलिए नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एक तो इसको में से त्यागना ही पड़ेगा। अब कंडीशन क्या है? ऐसे मामले में कंडीशन मुझे मजा दे दिया एकदम, बहुत ही, जब मैंने पढ़ा ना एकदम, जब मैंने पहले पढ़ा था एकदम अच्छा लगा मुझे। इसमें क्या सीन है कि मोदी जी ने ये तय कर दिया, मतलब जो भी मोदी जी, हमें एग्जाम्पल ले रहा हूं ना, मान लो जो भी सांसद इसको चुना गया, उसने अगर तय कर लिया और अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से ये बोल दिया कि मैं वाराणसी वाले में रहना चाहता हूँ, मुझे बरेली वाली सीट खाली करनी है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वाराणसी वाले में रह जाओ, वाराणसी बरेली वाली खाली कर दो। या उन्होंने बोला कि नहीं, मैं बरेली वाले में रहना चाहता हूँ, वाराणसी वाली खाली करनी, तो कोई दिक्कत नहीं, बरेली वाली में रह जाओ, तब तक तो ठीक है। और अपनी इच्छा से बता दो। टाइम कितना है? यहाँ पर कोई टाइम पीरियड का प्रावधान नहीं है, मतलब जहां तक मैंने पढ़ा है, मुझे कहीं मिला नहीं, और नए इलेक्शन में लिखा हुआ है, मतलब अपने एग्जाम के लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट ना हो। मैंने थोड़ी सी रिसर्च भी की भी थी, बस उसमें कोई टाइम पीरियड मुझे मिला नहीं, तो अभी हम ऐसे समझ लें इसके कोई टाइम पीरियड है नहीं, विद इन कुछ टाइम के अंदर बताना होगा शायद, और एग्जाम में नहीं पूछेगा इतना, अपन को ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है कौन सा टाइम है ना। तो मोदी जी ने मान लो बता दिया कि मैं वाराणसी से रहना चाहता हूँ, तब तो ठीक है। मान ले मोदी बताया बताइए नहीं, मोदी भूल गया, थोड़ा चुनाव में खुशी को बिताने का रह गया और मोदी भूल गया, तो जो मजा होगा ना, बड़ा कमाल का है। ऊपर वाले में देखो, पहली कंडीशन में तो ये था कि मान लो बताया नहीं तो राज्यसभा वाली खाली हो रही थी, लोकसभा वाली रह रही थी। यहाँ पे कुछ और ही है, यहाँ पर तो दोनों ही खाली हो जाएगी, न घर के गए न घाट के, कहीं के नहीं बचेंगे, न वाराणसी के बचे न बरेली के बचे। अगर उन्होंने बताया नहीं, इन्फॉर्म नहीं किया कि मुझे कौन सी वाली बताने रहनी है, तो फिर उनकी दोनों ही सीटें खाली हो जाएगी। वाह क्या मजा, ये वाली अच्छी बात है, ताकि थोड़ा दिमाग ठिकाने पे रहे। दोनों से क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। सिर्फ मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सांसद है ना, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्योंकि मोदी जी तो अपने हैं, तो इसलिए कह सकते हैं अपन ऐसे, मतलब हंसी मजाक कर लेंगे तो चलेगा, नहीं तो कोई दूसरा तभी बोलेगा कि केस कर देंगे। तो देखो, अपने गे वाला पॉइंट में क्या लिखा हुआ था कि अगर कोई व्यक्ति, व्यक्ति बोला मतलब पहले से वो सांसद नहीं है, अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में, क्या बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक ही सदन में, मतलब या तो लोकसभा के अंदर या फिर राज्यसभा के अंदर, जब बोलता है एक ही सदन में, कि या तो वो लोकसभा के अंदर, सदन, सदन या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि राज्यसभा के अंदर उनको है जो राजस्थान से भी चुन लिया गया, राजस्थान से भी राज्यसभा का सदस्य बना के भेज दिया, और ऐसा भी हो सकता है कि यूपी से भी भेज दिया, तो दोनों से एक साथ में भेज दिया ना, राज्यसभा का भी भेज दिया, सॉरी राजस्थान से भी राज्यसभा का सदस्य भेज दिया और यूपी से भी राज्यसभा का सदस्य भेज दिया, तो उनके पास में राज्यसभा की एक साथ में कितनी सीटें? 2 सीटें। ऐसा भी हो सकता है कि यूपी के अंदर मान लेते 2 सीटें, और दो दो सीटों से भेज दिया चुन के उनको, 2 सीटों से एक साथ में चुन के। हालांकि ये थोड़ा संभव नहीं होता है, क्योंकि यूपी की ही विधानसभा भेज रही है, तो दो क्यों भेजेगी, इसीलिए मैंने दो अलग अलग राज्यों के ले ली, कि राजस्थान से भी उसको भेज दिया और यूपी से भी उसको भेज दिया। अब दोनों जगह को हो गया कि वो राजस्थान से भी राज्यसभा का सदस्य है और यूपी से भी राजस्थान का राज्यसभा का सदस्य है, तो दो हो सकता है? नहीं, एक ही सदन में 2 सीटों से सदस्य नहीं हो सकता है। तो या तो वो स्वेच्छा से बता दे कि मैं राजस्थान का रहना चाहता हूँ, तो यूपी वाली खाली हो जाएगी, और बोल दे कि मैं यूपी में रहना चाहता हूँ, तो राजस्थान वाली खाली हो जाएगी, और नहीं बोला तो दोनों ही खाली हो जाएगी अपने आप ही, है ना, ये ठीक है, दोनों ही खाली हो जाएगी अगर नहीं बताया तो देखो, ये यहाँ पे ध्यान रखना, एक ही सदन है ना, यहाँ पे कंडीशन क्या है? एक ही सदन होना चाहिए, एक ही सदन के अंदर की बात कर रहे हैं, कि यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुन लिया जाता है, एक ही सदन के अंदर कितनी सीटों से चुन लिया जाता है? 2 सीटों से चुन लिया जाता है, तो उसे स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करना होता है। कोई बता दे कि मैं ये वाले खाली करना चाहता हूँ, ये वाली भरना चाहता हूँ, तो दिक्कत नहीं, कोई भी स्वेच्छा से बता दे, नहीं तो दोनों सीटें क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। लो ठीक है, ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब अगली समझो, आगे क्या बोल रहा है कि ये जो सेम कंडीशन ना, ये सेम टू सेम जो संसद की है, वो राज्यों के विधानमंडल के लिए भी लागू है। मान लो विधान, जो ऐसे भी राज्य है ना, कुछ राज्य जिसके अंदर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, तो मान लो एक ही व्यक्ति विधानसभा का भी सदस्य है और विधान परिषद का भी सदस्य है, तो ऐसा नहीं कर सकता। अगर मान लो बन गया है, तो फिर 10 दिन के अंदर अंदर उसको बताना पड़ा, और नहीं बताएगा तो फिर विधान परिषद के अंदर उसकी सीट खाली हो जाएगी। ठीक है, और ये जो ऊपर वाले कंडीशन है ना, सेम टू सेम आपके विधानसभा के राज्यों के विधानमंडल में भी आप लागू कर लीजिएगा। ठीक है, और एक जो बेस्ट कंडीशन वो ये है कि ऐसा मैंने बहुत देखा, राजस्थान में एक नेता है, नाम नहीं लूंगा उनका,
वो ऐसा करते हैं, वो क्या करते हैं कि मान लेते हैं राजस्थान के अंदर विधानसभा का चुनाव है। मेरे एग्जाम्पल ध्यान से सुना करो, एग्जाम्पल सुनोगे ना तब चीजें समझ में आएगी। राजस्थान के अंदर एक मतलब व्यक्ति है, पॉलिटिशियन है। वो क्या करते हैं, राजस्थान के अंदर विधानसभा का चुनाव हुआ, तो विधानसभा का चुनाव लड़े और विधायक बन गए। क्या बन गए? विधायक बन गए। फिर लोकसभा का चुनाव आया, तो लोकसभा का भी वापस फिर से चुनाव लड़ा, विधायक है पहले से। लोकसभा का फिर से चुनाव लड़ा, और है जो इस बार लोकसभा के भी चुनाव स्वदेश मतलब सांसद बन गए। चुनाव जीत के मतलब सांसद बन गए, सीधी बात है। दो दो एक साथ में लॉलीपॉप लिए बैठे हुए हैं। तो मुझे बताओ, दो हैं जो दो सदनों के एक साथ रह सकते हैं? नहीं। एक साथ में तो विधानसभा का और सांसद का नहीं रह सकते, मतलब एक साथ में तो रह ही नहीं सकते। या तो इसका रहो, एक का रहना पड़ेगा कोई भी। ये आप तो एकदम गांठ बांध दो कि किसी एक का ही रह सकता है। तो मान लो ऐसा कर लेता है, अगर वो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, क्या लिखा हुआ कि कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। एक समय में, एक साथ में ऐसा नहीं हो सकता कि वो संसद का भी सदस्य और विधानमंडल का भी सदस्य, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दो ही सदस्य अलाउ ही नहीं है। ठीक है। अगर कोई वैसा ऐसा निर्वाचित हो भी जाता है कि एक ही साथ में दोनों का हो गया, विधायक भी है और लोकसभा का भी है, तो फिर यहां पर देखो कितने दिन है? 14 दिन, 14 डेज। 14 दिन के अंदर अंदर उसको राज्य के विधानमंडल की सीट खाली करनी पड़ती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट आपको एकदम खोखलाएगा यहाँ पे। ये आपको फैक्ट भी है, इसके बीच में बहुत सारे फैक्ट है, इसीलिए टफ हो जाता है, क्योंकि फैक्ट याद रखने पड़ते हैं। 14 दिन के अंदर अंदर उसको राज्य के विधानमंडल की सीट को खाना पड़ना पड़ता है, बिल्कुल अनिवार्य रूप से। अनिवार्य रूप से ये अनिवार्य है, उसमें अनिवार्य नहीं था। उसमें जो 10 दिन वाली कंडीशन जो ये थी ऊपर, पहली कंडीशन में जो था ना कि दोनों सदनों का एक साथ में चुन लिया, कि राज्यसभा का भी चुन लिया और लोकसभा का भी चुन लिया, तो उसमें बोला था कि 10 दिनों के भीतर भीतर तुम अपनी इच्छा से बता दो तुम कहाँ रहोगे। यहाँ पे अपनी इच्छा से नहीं है, यहाँ पर बोला कि 14 दिन के अंदर अंदर तुम राज्य की विधानमंडल को खाली करो। राज्य के विधानमंडल को ही खाली करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं संसद वाली खाली कर देता हूं, नहीं, आप संसद वाले खाली नहीं कर सकते। आप आपके दिमाग में क्यों नहीं खाली कर सकते? क्योंकि भाई उसको देश के लिए चुना गया है। अब पूरे देश के लिए चुना उसने, लोकतंत्र ने पूरे सांसद के रूप में चुना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर एक राज्य के लिए चुना वो इंपॉर्टेंट है? आप कहेंगे बिल्कुल सर, ऑफकोर्स देश के लिए चुना वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बोला कि वो तुम खाली नहीं कर सकते। खाली आपको कौन सी करनी पड़ेगी? खाली आपको करनी पड़ेगी कौन सी? राज्य के विधानमंडल की। क्योंकि ऑफकोर्स मान लो मैं अपनी बात करती हूँ, आपकी बात करूं, आपको मैं बोलता हूँ कि आपने पहला इलेक्शन लड़ा और राज्य के विधानमंडल के सदस्य मतलब विधायक बन गए, फिर आपने फिर से एक इलेक्शन लड़ा और सांसद बन गए, तो कौन सी सीट खाली करोगे? ऑफकोर्स आपको विधायक खाली करेंगे। विधायक में क्या मतलब मजा है? मजा तो सांसद में। तो इसीलिए पहले बोल दिया गया कि आप 14 दिन का टाइम देते हैं, 14 दिन के अंदर अंदर तुम लोग राज्य के विधानमंडल वाली सीट को खाली कर दो। और उसको खाली कर दिया तो ठीक है, नहीं तो सारा मजा छीन लेंगे। कैसे? नहीं तो फिर संसद वाली खाली कर देंगे हम लोग। जो संसद वाली है ना वो हम खाली कर देंगे, क्योंकि फिर संसद वाली कौन खाली करना? कोई चाहेगा क्या? कोई नहीं चाहता संसद वाली खाली करना। उसके लिए तो रोते मरते हैं ना। संसद वाली विधायक में इतने मजे नहीं है जितने मजे संसद में। तो ये आप याद रखोगे। वेरी गुड। क्या कंडीशन? इंपॉर्टेंट वर्ड है वो मैं एक बार हाईलाइट कर लेता हूं फिर से पढ़ के, कि कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद का भी और राज्य के विधानमंडल के सदस्य के सदन का सदस्य नहीं रह सकता। पहली बात तो हो ही नहीं सकता। अगर मान लो कोई व्यक्ति ऐसा निर्वाचित हो जाता है तो उसे 14 दिन के अंदर अंदर, ऊपर ध्यान रखना, ऊपर कितने थे? 10 दिन थे, यहाँ पे कितने? 14 दिन, 14 डेज। 14 दिनों के अंदर अंदर राज्य के विधानमंडल, ये वाली बात मैं अलग पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान रखना इसको, कि 14 दिन के अंदर अंदर राज्य के विधानमंडल की सीट को खाली करना पड़ता है। और उसको खाली कर दिया तो ठीक है, और ना किया तो फिर संसद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। कहां पर? संसद के अंदर। कहां पर? संसद के अंदर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। मेरे ख्याल से अब आपको चारों कंडीशन समझ में आ गई होगी। और ये है दोहरी सदस्यता। अपने ऊपर हेडिंग क्या थी कि स्थानों का रिक्त कैसे होते हैं, सीटें खाली कैसी होती है। तो एक कंडीशन सबसे पहले आई कि यदि किसी भी सांसद के पास में ड्यूअल मेंबरशिप है, दोहरी सदस्यता है, तो फिर उसका सीट खाली हो सकती है। कैसे? 4 कंडीशंस बता दी कि ये वाला होगा तब ये होगा, ये होगा तब ये होगा, ये होगा तब ये होगा, सारी बता दी। ठीक है, वेरी गुड। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ पूरा एक साथ में, कि यदि मान लो ऐसा व्यक्ति है जिसको एक ही साथ में लोकसभा का भी चुन लिया, राज्यसभा की चुन लिया, तो फिर उसको 10 दिन के अंदर अंदर बताना पड़ेगा कि आपको किस में रहना है। अगर उसने बता दिया तो ठीक है, नहीं बताया तो उसको राज्यसभा में उसकी सीट खाली हो जाएगी। पहली कंडीशन। दूसरी, मान लो एक व्यक्ति है, उसको पहले किसी एक सदन का सदस्य बना हुआ था
और फिर दूसरे सदन का कुछ साल बाद में या कुछ टाइम बाद में दूसरे सदन का सदस्य बन गया, तो फिर उसको पहले वाली जो भी सीट होती है, पहले वाली जो सीट होती है वो सीट खाली हो जाती है। पहले जो भी था, चाहे वो लोकसभा में पहले सदस्य था तो लोकसभा खाली हो जाएगी, पहले वो राज्यसभा का था तो राज्यसभा खाली हो जाएगी। ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी है कि अगर मान लो एक ही व्यक्ति एक ही सदन के अंदर, मतलब लोकसभा के अंदर ही 2 सीटों से जीत के आ गया या राज्यसभा के अंदर ही 2 सीटों से जीत के आ गया, तो फिर उसको अपनी इच्छा से किसी एक सीट को खाली करना पड़ता है। अगर नहीं करता है तो दोनों सीटें खाली हो जाती है। तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन क्या है कि मान लो एक कोई व्यक्ति है जो एक साथ में राज्य का विधानमंडल से भी सदस्य बन गया, मतलब विधायक भी बन गया और फिर साथ में सांसद भी बन गया, तो उसको अनिवार्य रूप से 14 दिन के अंदर अंदर राज्य के विधानमंडल वाली उसको सीट खाली करनी पड़ती है। अगर उसने कर दी तो ठीक है, नहीं तो उसकी संसद वाली सीट अपने आप ही खाली हो जाती है। समझ आ गई बात? तो 4 कंडीशन है, मैंने पहले समझाया, अब बाद में रिपीट करके कर दिया। अब ये तो हो गई वाली दोहरी सदस्यता अगर किसी पास हुई तो फिर कैसे सीट खाली होती वो समझा दिया। तो अब उसके बाद में आपके पास में आती है और ये है, और वो ये है कि निरर्हता। निरर्हता का मतलब होता है अयोग्यता, कि अयोग्यता, कोई व्यक्ति अगर अयोग्य है, कोई अयोग्यता, हमने कल वाली लास्ट वाली क्लास में आपको पता होगा, जिसने नहीं देखा प्लीज जाकर देख लीजिए, या आपने किताब में पढ़ना चाहो तो किताब में पढ़ लीजिए। मैंने हालांकि बहुत अच्छे से समझा है, आप देखना चाहो तो नीचे मिल जाए क्लास। उसके अंदर मैंने बताया कि योग्यता क्या होनी चाहिए, संविधान में क्या योग्यता है सांसदों के लिए, दल बदल वाले में क्या योग्यता है, और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है उसमें क्या योग्यता है, पूरा एकदम डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। अभी जैसे बता रहा हूँ वैसे ही समझाया हुआ है। आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, और अब आपने देखा हुआ है तो आपको मैंने वहां पे डिस्कस किया हुआ था कि यदि कोई सांसद है वो अयोग्य पाया जाता है, अब आपको समझ में आएगा कि अयोग्य कैसे पाएंगे, कौन कौन कंडीशन है। तो कंडीशन मैंने पिछले वाली क्लास में बताई हुई है, तो आपको पता ही होगा कि कौन कौन सी कंडीशंस होती है अयोग्यता की। तो यदि कोई जो सांसद है वो किसी भी तरह से, जो भी वहां पे कंडीशंस लिखी हुई है उनके अकॉर्डिंग यदि वो अयोग्य घोषित कर दिया जाता है कि तुम अयोग्य हो, तुमने मान लो भारत का नागरिक नहीं है, या वो दिवालिया हो रखा है ना, या फिर उसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार के चार्ज लगे हुए हैं, जो भी वो कंडीशंस मैंने बताई थी 10-15, और उसके अकॉर्डिंग वो अयोग्य है, तो भी उसकी सीट खाली हो सकती है ना। मान लो पहले नहीं था, पहले मान लेते हैं ठीक था, पहले जब चुनाव लड़ा ना तो किसी वजह से बच के निकल गया, लेकिन बाद में पता चल गया कि नहीं इसके ऊपर तो अयोग्य था ये, तो फिर भी चुन लिया गया, तो उसको हटाना पड़ेगा ना, तो उसकी सीट खाली करनी पड़ेगी ना। तो सीट रिक्त कैसे होती, तो देखो, यदि कोई व्यक्ति संविधान में दी गई, ध्यान से देखना, संविधान में दी गई विनिर्दिष्ट निरर्हताओं से ग्रस्त पाया जाता है, मतलब संविधान में जो भी अयोग्यताएं दी हुई है, मैंने आपको विस्तार से बताया था कौन कौन सी अयोग्यता है, यदि उन अयोग्यताओं के ऊपर ग्रस्त पाया जाता है, कोई व्यक्ति है और इलेक्शन लड़ लिया था और बदतमीजी से बन गया, थोड़ा सा इधर उधर छुप के, पता चला चुनाव आयोग को पता ही नहीं चला, मान लो ऐसा हो सकता है ना, चुनाव पता ही नहीं चला, अगर पता चल गया हो तो पहले ही रोक देते, बनता ही नहीं। मान लेते किसी वजह से छुप छुपा के बन गया, और फिर बाद में पता लगा कि जो संविधान के अंदर जो भी निरर्हताएं अयोग्यताएं लिखी हुई थी उनसे वो व्यक्ति ग्रस्त है, तो उसका स्थान खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है। होगा ही, बिल्कुल होगा भाई, कोई अयोग्य व्यक्ति थोड़ी बना रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, उसका स्थान तो खाली करना पड़ेगा, तो उसका स्थान पहली बात तो खाली करना पड़ेगा। यहाँ विनिर्दिष्ट निरर्हता से संविधान की 10वीं अनुसूची में दर्ज निरर्हता में दल बदल भी शामिल है। यहाँ बोल रहा है कि जब हम बोलते हैं ना कि अयोग्यता, तो यहाँ पर अयोग्यता का मतलब दल बदल भी है, कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो पहले सांसद बन गया था, अब उसके ऊपर कोई, उसने दल बदल के तहत कोई नियमों का उल्लंघन किया है और उसके दल बदल के चार्ज लग के उसके ऊपर प्रूव्ड हो गया कि इसने दल बदल किया है, और पीठासीन अधिकारी ने डिसीजन भी दे दिया है, तो वो भी अयोग्य माना जाएगा और उसको अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी। और दल बदल क्या होता है, कौन कौन सी कंडीशंस होती है, क्या उसके पॉजिटिव, क्या महत्व है, क्या समस्या है, क्या आगे कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड, सब कुछ कल वाली क्लास में डिसीजन किया हुआ है, जाके देख लीजिए। तो एक तो आपको पता चल गया अयोग्यता के आधार पर कि कोई मान लो संविधान में कोई अयोग्यता दी हुई है, चाहे वो दल बदल हो, चाहे वो जो भी संविधान में दी हुई हो, अगर उनसे रिक्त पाया, मतलब ग्रस्त पाया जाता है, तो उनका अपने स्वतः रूप से क्या हो जाएगा, वो उसका स्थान खाली होगा, सीधी सी बात है। तो एक तो ये हो गया। फिर तीसरी कंडीशन क्या है, कोई ऐसा भी तो हो सकता है, ये तो हमने कर दिया भाई, अयोग्य कोई नजर आया तो उसको, अयोग्य नजर आते ही उसको हमने उसकी सीट त्यागी ना, हमने उसको त्यागने के लिए बाध्य किया, मतलब वहां के संसदीय अधिकारियों ने बाध्य किया उसको, उसने किया। पहले वाले में भी अपने आप ही हो रहा था कि मान लो लोकसभा के दोनों चुनाव आए तो एक अपने आप सीट खाली हो रही है, उसमें उसका खुद का कोई रोल नहीं था।
लेकिन कभी यार ऐसे भी तो हो सकता है उसने खुद ने ही अपना रेजिग्नेशन दे दिया, पद को त्याग दिया खुद ने ही, तो भी तो खाली हो गई। तो ये ध्यान रखो कि यदि कोई सदस्य यथास्थिति राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को, अब बताओ ये यथास्थिति का क्या मतलब है, आपके लक्ष्मण ने ये शब्द लिखा हुआ है इसीलिए मैं बता रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। इसका मतलब ये है कि ये भी वो सदस्य जो भी पद त्याग रहे हैं, यदि वो सांसद राज्यसभा का सदस्य है, राज्यसभा का सदस्य है मतलब जो सांसद है वो राज्यसभा के अंदर है, तो बताओ वो अपना जो रजिस्ट्रेशन किसको देगा, त्याग पत्र किसको देगा, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल वो राज्यसभा के सभापति को देगा। और यदि वो लोकसभा के अंदर है तो आप कहेंगे सर वो लोकसभा अध्यक्ष को देगा। बस यही है था स्थिति कि जो भी है, अगर वो राज्यसभा का है तो राज्यसभा के सदस्य सभापति को दे देगा, और यदि वो लोकसभा का है तो किसको दे देगा, लोकसभा का अध्यक्ष को दे देगा, क्या त्याग पत्र दे देगा। तो यदि वो अपने पीठासीन अधिकारी को संबोधित त्याग पत्र देकर अपना स्थान त्याग देता है तो उसकी ऑफकोर्स सीट खाली हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि त्याग पत्र एक्सेप्ट भी किया जाना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो खुद तो त्याग पत्र नहीं देना चाहता है, लेकिन किसी ने जबरदस्ती उसको बाध्य किया कि तू त्याग पत्र दे, तो ऐसी कंडीशंस में जो भी पीठासीन अधिकारी है वो उस त्याग पत्र को एक्सेप्ट करने से मना भी कर सकता है। ये बात समझना ध्यान से, समझ भाई बात, ये बात यहां पे लिखा हुआ है। त्याग पत्र स्वीकार होने पर, इसका मतलब स्वीकार होना नहीं भाई, त्याग पत्र स्वीकार होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाता है। आप कहेंगे सर कौन से सदन में, अरे वो जिस भी सदन का सदस्य है, यदि वो राज्यसभा का होगा तो राज्यसभा का सभापति को अपना त्याग पत्र देगा, और सभापति ने यदि एक्सेप्ट कर लिया तो राज्यसभा की सीट खाली हो गई उसकी। यदि वो लोकसभा के अंदर था मान लो सदस्य, और अपने पीठासीन लोकसभा अध्यक्ष को दे दिया तो उसकी सीट लोकसभा खाली हो जाएगी, जहां का था वहीं तो खाली हो गई ना। बिल्कुल ठीक है। हालांकि ये बात इंपॉर्टेंट बात है कि सभापति या अध्यक्ष त्याग पत्र को स्वीकार नहीं भी कर सकता है, लेकिन शर्त क्या है, शर्त कौन सी, शर्त यह है कि यदि उनको लगे कि ये त्याग पत्र स्वेच्छा से नहीं दिया उसने, जो भी बंदा त्याग पत्र देने आया है उसने यदि अपनी स्वेच्छा से त्याग पत्र नहीं दिया है तो फिर उसका त्याग पत्र वास्तविक नहीं है, तो उसको मना भी कर सकता है, स्वीकार नहीं भी कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो त्याग पत्र वाला एक ये याद रखना, समझ में। तो अगला चौथा क्या है कि यदि वो अब्सेंट रह जाए। अब देखो ये सारी जो मैं कंडीशंस बता रहा हूं वो कौन सी सारी सारी, कि किसी भी सांसद का स्थान कैसे खाली हो सकता है, सीट कैसे खाली हो सकती है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, दोहरी सदस्यता पढ़ी थी कि यदि दोहरी सदस्यता है तो खाली करनी पड़ेगी। उसके अंदर हमने 4 कंडीशंस पढ़ी कि दोहरी सदस्यता में कौन कौन सी कंडीशंस है। उसके बाद हमने बोला कि कोई मान लो सांसद अयोग्य है तो भी उसको सीट खाली करनी पड़ेगी अपनी। फिर हमने बोला कि यदि वो त्याग पत्र दे दे तो भी उसको क्या करनी पड़ेगी, सीट खाली करनी पड़ेगी। या फिर वो कोई वजह से अनुपस्थित रहता है, प्रेजेंट नहीं रहता है वहां पे। अब ये वाली कंडीशन और समझाता हूँ। इसमें क्या सीन है, इसमें ये है कि मान लो कोई सांसद है, मान लो कोई एमपीज है, और जब एमपीज बोलता हूँ मतलब विधायकों के लिए भी ये सेम कंडीशन ही है, कोई चेंज नहीं है, सेम ही है, बस वहां पे नाम बदल जाएंगे। ठीक है, तो जब एमपीज है वो भाई साहब एमपी तो बन गए हैं, बट 60 डे तक, कितने दिन तक, ये दिन ध्यान रखना, 60 डे। एग्जाम हो सकता है 2 महीने लिखा आ जाए, अब नॉर्मली 2 महीने आए तो फिर सही मान लेना उसको, इतना वो खिचड़ी मत बनाना कि ये नहीं नहीं 2 महीने हो सकता है कि वो 31 दे और 30 दिन का हो तो 60 दिन हो गए तो 61 दिन होने चाहिए, ऐसा ज्यादा खिचड़ी मत करना। 2 महीने लिखा तो मान लेना कि ठीक है, ठीक है। तो 60 दिन, तो 60 दिन तक भाई साहब उपस्थिति नहीं है, एमपी बन गए पर गोवा चले गए मजे करने के लिए, आ ही नहीं रहे। 60 दिन तक यदि वो अब्सेंट रहता है अपने सदन के अंदर, यदि वो कितने दिन तक, 60 दिन तक लगातार, छोड़ छोड़ कर नहीं, ये ध्यान रखना कंटिन्यू, लगातार लगातार यदि वो 60 दिन तक अब्सेंट रहता है तो उसका पद अपने आप खाली हो जाएगा। भाई आ ही नहीं रहे तो बने क्यों थे। लेकिन इसमें कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सर बीच में सेशन चल ही नहीं रहा है, भाई 70 चल ही नहीं रहा है, 70 चलेगा तभी तो आएंगे ना। आपको पता है 3 सत्र होते हैं, एक होता है बजट सत्र, बजट सेशन बोलते हैं, एक होता है मानसून सत्र जो भी चल रहा है, अभी जो चल रहा है उसका नाम क्या है, मानसून सत्र है, और एक है शीतकालीन सत्र। 3 सत्र चलते हैं अपनी संसद के अंदर, 3 सत्र चलते हैं, 3 सत्र चलते हैं। इसका मतलब इन सत्र, इस टाइम के अंदर
सारे के सारे सांसद आते हैं, संसद में बैठते हैं, नए विधेयक अधिनियम पारित करते हैं, नए विधेयक पारित करते हैं, नया डिस्कशन करते हैं, नई चर्चा करते हैं, नए मतदान करते हैं। सब कुछ काम होता है इन्हीं टाइम्स के अंदर होता है। और कंडीशन क्या है, हालांकि अब आगे हम पढ़ेंगे कि कोई भी दो सदन, जो दो सत्र होते हैं, कोई भी दो सत्र है, उनके बीच में 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यदि आपने मान लो लास्ट फरवरी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल लास्ट फरवरी के अंदर मान लो बैठक हुई थी लास्ट वाली, तो इससे 6 महीने तक, फरवरी से 6 महीने पकड़ो, इनका मतलब अगस्त के तक, टिल अगस्त, अगस्त तक है जो फिर से वापस बैठक होनी अनिवार्य है, क्योंकि अगस्त तक 6 महीने हो जाएंगे ना, तो 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए दो बैठकों के बीच में, ठीक है, दो सत्रों के बीच में। तो हमारे यहाँ पे नहीं रहता है, हमारी संसद इस मामले में बहुत ही सही है कि उन्होंने तो बोला कि 6 महीने का गैप नहीं लेना चाहिए, मतलब साल में जो दो होने चाहिए सत्र, लेकिन हम तो 3 सत्र करते हैं, तो इस मामले में बेस्ट है, हम सत्र 3 करते हैं। लेकिन सत्र 3 करने से हुआ क्या, कोई मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कोई ऐसा सांसद वो सत्र में आई ना, आपको पता है कि प्रेजेंट नहीं रहते हैं, अब देख लो कभी बहुत सारी सीटें खाली पड़ी रहती है, आते ही नहीं वो, ठीक है। तो यदि कोई मान लो एक ऐसा एमपी है, वो लगातार 60 दिन से आ ही नहीं रहा है, बस शर्तें वहां पे सत्र चलता रहना चाहिए, ऐसा नहीं कोई सत्र की छुट्टियां पड़ी हुई है, जो सत्र की अगर मान लो, ये तो कॉमन सेंस है ना भाई, सत्र अगर चल ही नहीं रहा है, सेशन चल ही नहीं रहा है, नए बजट सत्र है, नए शीतकालीन सत्र है, और नए जो मानसून सत्र है, अब जब सेशन चल ही नहीं रहा है लोकसभा का या राज्यसभा का या संसद का या जिस भी सदन के अंदर वो सदस्य है उसका सेशन चल ही नहीं रहा है, तो फिर वो कैसे आएगा, फिर तो कोई नहीं आएगा, है ना। तो वो इतना तो आप भी समझ रहे हो, जब छुट्टियां हैं तो क्यों वो आएगा, लेकिन छुट्टियां नहीं है, सेशन चल रहा है, और सेशन के दौरान भाई सब 60 दिन से आए ही नहीं है, 60 डेज, 60 दिन से नहीं आए लगातार, क्या ये ध्यान रखना, लगातार कंटिन्यूअसली लगातार 60 दिन तक ना आए, और इसके अंदर इस लगातार 60 दिन के अंदर वो दिन शामिल नहीं होंगे जिस दिन चार छुट्टियां थी, जिस दिन क्या थी, मतलब छुट्टियों वाला टाइम शामिल नहीं होगा, छुट्टियों वाला जो टाइम शामिल नहीं होगा कि, और छुट्टियां कितनी, 4 दिन से अधिक, 4 दिन से अधिक छुट्टियां है तो वो टाइम शामिल नहीं होगा। मान लेते हैं यदि बीच में 3 दिन की छुट्टियां थी तो शामिल हो जाएगा, तो शामिल हो जाएगा। मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे मैं लास्ट टाइम फरवरी में गया था, उस बाद मैं गया ही नहीं, और बीच में 4 दिन मतलब सेशन लगा था, पर 3 दिन की छुट्टियां हुई थी। अब टेक्निकली तो वो छुट्टियां के दिन थी, मतलब शामिल नहीं करना चाहिए, बट यदि वो 4 दिन से कम छुट्टियां थी तो उसको भी 60 दिन में शामिल कर लेंगे। समझ आ गई बात, समझ आया तो ठीक है, नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस सीधा सीधा याद रखो, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में मतलब कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन तो बन सकता है बट बहुत टफ बनने की आवश्यक इतनी मतलब नहीं है, इतनी मगजमारी नहीं करेगा वो, क्योंकि आपको आईएएस बनाना है, आपको लोकसभा का अध्यक्ष नहीं बनाना है, ठीक है। तो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है, तो याद रखिएगा बस कि यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, क्या बोला इसने कि सदन की अनुमति के बिना, इसका मतलब अनुमति यदि ले रहा है, अनुमति लेकर वो अपसेंट रह सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो अनुमति लेकर अपसेंट रह सकता है। मान लो मैंने लोकसभा के अध्यक्ष है, मैं मान लेता हूँ मैं लोकसभा का सदस्य हूँ, और मैंने लोकसभा के अध्यक्ष को एप्लीकेशन दे दी कि सर मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं है आजकल, मेरा कुछ दिक्कत रहती है, तो मैं नेक्स्ट है जो 90 दिन तक या 3 महीने तक आपके यहाँ पे सेशन में नहीं आ पाऊंगा, तो उसके लिए मुझे रियायत दें, तो अगर उन्होंने अनुमति दी हुई है तो फिर वो मैं नहीं आऊँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, क्योंकि नॉर्मली ये वाली बात क्यों बोली, क्योंकि आपको पता नॉर्मली जो भी सांसद होते हैं बहुत ही एजिंग होते हैं, बहुत ही बूढ़े होते हैं, तो उनकी वो हेल्थ के इश्यूज आते रहते हैं, तो इस वजह से उसमें एक कंडीशन दे कि आपकी छुट्टियां लेके हैं जो रह सकते हो, उसमें फिर वो छुट्टियां ली हुई, अनुमति ली हुई है, तो फिर 60 दिन से ज्यादा भी रह जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यदि अनुमति नहीं ली है और फिर भी आप 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में, ऑल स्टैंडर्ड्स ऑल सीटिंग्स, सभी बैठकों में अनुपस्थित रहते हैं, अब्सेंट रहते हैं, तो सदन उस पद, उसका पद है जो रिक्त घोषित कर सकता है, खाली घोषित कर सकता है, खाली हो जाएगी जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं बिल्कुल भी, सदन खाली कर सकता है। सदन अगर चाहे, लोकसभा मान लो कोई ऐसा मेंबर है जो लोकसभा का है, तो लोकसभा यदि चाहे तो उसकी सीट खाली कर सकता है यदि वो 60 दिन से लगातार अब्सेंट है तो। 60 दिनों की अवधि की गणना में सदन के स्थगन, स्थगन समझते हो, जैसे अभी अभी मानसून सेशन चल रहा है, तो मान ले मत मानसून सेशन तो 2-3 महीने का चलेगा, तो ऐसा कर सकते हैं ना, ऐसा नॉर्मली राष्ट्रपति करते हैं कि 4 दिन तक बैठक चली, फिर 2 दिन की छुट्टियां कर दी, तो जो 2 दिन की छुट्टियां हैं बीच में, इसको बोलते हैं स्थगन करना, ठीक है। तो स्थगन
यहाँ पर 17 अवसान, 17 अवसान का मतलब सत्र समाप्त हो गया। जैसे बजट सत्र चला 2-3-2.5 महीने तक बजट सत्र ठीक से चला और बीच में फिर काके अब जाओ सत्र, ये बजट सत्र समाप्त होता है। अब शीतकालीन सत्र तक, सॉरी मानसून सत्र तक आप सबको छुट्टियां हैं, जाओ और अपनी जनता की सेवा करो। तो 17 अवसान है। अवसान का मतलब समाप्ति, सत्र का मतलब बताइए सेशन। तो सेशन की समाप्ति पर या स्थगन, इनके दौरान यदि छुट्टियां पड़ी है, और छुट्टियां कितनी, लगातार 4 दिनों से अधिक की अवधि को शामिल नहीं किया जाता है। इसका मतलब 4 दिन से कम की अगर अवधि वाला वो स्थगन है तो 7 दिन में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो ये आप ध्यान रखना, कहीं अब्सेंट रहता है तो भी उसकी सीट खाली हो सकती है, तो अब्सेंट भी नहीं रहना चाहिए। इसीलिए सांसद क्या करते हैं बताए, 60 दिन नहीं रहना चाहिए ना, 1 महीने में एक बार चले जाते हैं बीच में कि चलो ठीक है आ गया मैं 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए आ गया, तो वह तो 30 दिन हो गए ना। फिर ऐसे थोड़ी, फिर तो डेट वहां से गिनी जाएगी। तो ऐसे करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं ऐसे। ठीक है, अंदर की बात बता रहा हूँ आपको। अब देखो अन्य और कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है वो भी देखिए। भाई ये तो ऊपर वाली बता दी कि ये वाली कंडीशन से तब भी सीट खाली होंगी। अब और भी कोई कंडीशंस हो सकती है ना, वो कंडीशंस क्या है देखो जरा। पहली कंडीशंस ये है कि मान लेते हैं कि उसका जो इलेक्शन था, न्यायालय ने उस इलेक्शन को ही अमान्य या फिर शून्य घोषित कर दिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा कई बार ऐसा होता है कि इलेक्शन हुआ, मैं जीत भी गया, मैं टेक्निकली सांसद बन भी गया, लेकिन बाद में पता चला कि मैं जब सांसद बना था, जो मैंने इलेक्शन लड़ा था, उसमें मैंने इतने सारे अवैध काम किए थे। चुनाव मशीनों को मैंने इधर उलट पुलट दिया, कई अधिकारियों को अपने पक्ष में कर लिया और फिर मैं चुनाव जीत के गया। और यदि इस सब मामलों की वजह से कोर्ट ने, किसने, कोर्ट ने, चुनाव आयोग ने नहीं, किसने, कोर्ट ने, ध्यान से सुनिए किसकी बात कर रहा हूं मैं, कोर्ट की बात कर रहा हूं, न्यायालय की बात कर रहा हूं। कोर्ट ने यदि मेरे चुनाव को ही, मान लो मैं एमपी का चुनाव लड़ा, फॉर एग्जाम्पल मैं बरेली से चुनाव लड़ा, ठीक है, और बरेली से मैं जीत तो गया, लेकिन बाद में पता चला चुनाव आयोग के कि ये तो एकदम मगजमारी, एकदम बाहुबल के साथ में जीते हैं, कई लोगों को इसने ठिकाना लगाया है। तो फिर मेरे शिकायत हुई न्यायालय के अंदर, कोर्ट के अंदर मेरी शिकायत हुई, और कोर्ट ने मेरी मेरी जो सीट थी, मेरी जो सीट थी उसका इलेक्शन ही रद्द कर दिया। बोला कि इसका, इस सीट का इलेक्शन फिर से होगा। यदि ऐसा करती है तो फिर मेरी सीट की सदस्यता अपने आप ही चली जाएगी। भाई मेरा जब इलेक्शन ही रद्द कर दिया तो मैं थोड़ी रहूंगा। ये तो बहुत कॉमन सी बात है ना, कि न्यायालय ने मैं जिस इलेक्शन के प्रोसेस के द्वारा जीत के आया था, मेरा इलेक्शन प्रोसेस ही रद्द कर दिया। अब इसको समझो, मान लेते हैं कि एसआई की भर्ती आई, आपने एग्जाम लिया, आपका एग्जाम अच्छे नंबर आए, आप पास भी हो गए, आप एसआई भी बन गए, भर्ती कोर्ट में गई, कोर्ट ने उस भर्ती को ही रद्द कर दिया, तो आप एसआई रहोगे? कहां से रहोगे? जब भर्ती ही रद्द हो गई है तो आप थोड़ी एसआई रहोगे। ठीक वैसे यहाँ पर भी है कि यदि चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव को रद्द कर दिया उस जगह को, तो फिर वो कैसे रहेगा। तो एक बात वाली बात है, ये भी ध्यान रखनी है, अनडिस कंडीशंस के अंदर ये बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है ना, आजकल ये बहुत ट्रेंड चल रहा है कि जो संसद होती है, जो मान लो कोई भी सदन है, उस सदन का जो अध्यक्ष है, जो उसका पीठासीन अधिकारी है, वो किसी भी, मान लो कोई सांसद है बहुत बदतमीज होते हैं, मान लो किसी सांसद ने बहुत ही मिसबिहेवियर किया, एक तो होता है कि सस्पेंड कर देते हैं। आपने अभी पीछे बहुत हुआ था कि कई सांसदों को राज्यसभा में एक साहब ने सस्पेंड किया। तो एक तो होता है कि कुछ मेंबर है उसको 10 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया, तो उसमें उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। इसका मतलब सस्पेंड क्या, मतलब वो सदन में आ नहीं सकता, सदन की बैठक में भाग नहीं ले सकता उस टाइम के लिए। सस्पेंड अलग चीज है। कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि उसको निष्कासित ही कर दिया, उसको टीसी पकड़ा दी, उसको उस सदन से निकाल ही दिया एकदम, कि जाओ तुम्हारी जरूरत नहीं यहाँ पे। उसने, किसने, पीठासीन अधिकारी ने निकाल दिया। इसका मतलब यदि पीठासीन अधिकारी लोकसभा में है तो लोकसभा अध्यक्ष ने, और राज्यसभा में है तो राज्यसभा के सभापति ने, यदि उसकी सदस्यता को निष्कासित कर दिया है, क्या कर दिया है, निष्कासित कर दिया है, सस्पेंड नहीं, सस्पेंड में हटेगा नहीं, सस्पेंड में तो कुछ दिन के लिए रुकेगा, मतलब खाली किस दिन के लिए आ नहीं सकता, फिर वापस आएगा। यदि उसको निष्कासित कर दिया है तो क्या होगा, तो फिर तो उसकी सीट खाली हो जाएगी, सिंपल सी बात है। ये तो 2 कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन ये भी तो हो सकते हैं कि एक, मान लो मैं पहले से अभी बरेली से सांसद चुन के आया हूँ, मैं बहुत अच्छा सांसद हूँ, और फिर मेरी जो भी वो लोकसभा और राज्यसभा और वहाँ के लोगों ने डिसाइड किया कि इनको राष्ट्रपति बनाते हैं, और मुझे राष्ट्रपति बना दिया या मुझे उपराष्ट्रपति बना दिया, तो मैं तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बन चुका हूँ ना। और आपको पता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनते हैं तो एक कंडीशन होती है कि आप लाभ के पद पर नहीं रह सकते, और सांसद तो एक लाभ का पद है। इसलिए मुझे फिर उस, जैसे मैंने राष्ट्रपति बना और जैसे मैं या फिर उपराष्ट्रपति बना,
तो मेरे सांसद जो भी मैं हूँ, मेरी सीट अपने आप ही खाली हो जाएगी। समझ बात? इसका मतलब यदि उस व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया जाता है, या फिर उसको क्या बना दिया जाता है, या उसको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, उपराष्ट्रपति बना दिया जाता है। तो ये तीसरी कंडीशंस भी यहाँ रखनी है। चौथी क्या है कि यदि उसको राज्यपाल बना दिया जाए, राज्यपाल बना दिया जाए, उसको राज्यपाल बना दिया। मान लो मैं सांसद था बरेली से, और मेरे को फिर पता चला कि मुझे है जो मणिपुर का राज्यपाल बनाया जा रहा है। तो जैसे ही मुझे मणिपुर का राज्यपाल बनाया, तो मेरी संसद के अंदर जो भी सदस्य थी अपने आप ही खाली हो जाएगी, जो मैं फिर वहाँ का राज्यपाल हूँ ना, बिल्कुल खाली हो जाएगी। तो ये 4 कंडीशंस आपको ये भी ध्यान रखनी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये कंडीशंस है, इनको आप ध्यान रखिएगा। क्या लिखी हुई है कि एक तो न्यायालय द्वारा चुनाव को ही अमान्य कर दिया जाए, सदन द्वारा उसको निष्कासित कर दिया जाए, वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए चुन लिया जाए, या फिर उसको है जो किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाए। तो ये वाली कंडीशन ही है। अब सुनो आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा। अगर प्रीलिम्स में आएगा तो कोई स्टेटमेंट बना के दे देगा, तब आपको ध्यान से पढ़ना है, स्टेटमेंट को चेक करना है कि सही है कि गलत है, वो तो आप जानती हो। मेंस में ऐसे प्रश्न आ सकता है कि सांसदों की सदस्यता मतलब रिक्त होने के लिए क्या क्या प्रावधान होते हैं, ऐसा करके प्रश्न आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल। तो फिर आपको ये सारी की सारी कंडीशंस लिखनी पड़ेगी पूरी पूरी। सबसे पहले लिखिए कि दोहरी सदस्यता के कारण, फिर दोहरी सदस्यता के भी ये चारों पॉइंट लिख दीजिए। उसके बाद में लिखिए कि निर्भरता यानी अयोग्यता के आधार पर, फिर ये पॉइंट लिख लीजिए। फिर प्रत्याग के द्वारा तो प्रत्याहार वाला पॉइंट लिख दीजिए, मतलब सिंपल छोटा करके लिख दीजिए। और फिर अब्सेंट रहता है तो अब्सेंट भी लिख दीजिए कि 60 दिन की अवधि में रहता है और बीच में वो दिन शामिल नहीं, मतलब 4 दिन से अधिक अवधि है तो उसको शामिल नहीं किया जाता है। और फिर है जो ये अन्य स्थिति डाल के न्यायालय द्वारा चुनाव को रद्द कर दिया है, सदन द्वारा निष्कासित कर दिया है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुन लिया है, और राज्यपाल। तो याद रहेगी, बिल्कुल रहेगी, वेरी गुड। अब इस वाले पैराग्राफ है ना, ये आपके सारे पैराग्राफ डेस्क में लिखे हुए और बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। इसमें बताओ क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ कि अगर कोई भी निर्धारित व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति जो है निरस्त है, अयोग्य व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति क्या है, अयोग्य हो गया है, उसका निर्वाचित है वो अयोग्य है, तो उसको कैसे वहां से हटाया जाएगा, इसकी प्रक्रिया संविधान में दी हुई ही नहीं है। पहले मैं लाइन पढ़ता हूं ताकि आपके थोड़ी कलेजे में ठंडक मिल जाए। क्या लिखा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई अयोग्य व्यक्ति, निरस्त का मतलब होता है अयोग्य, अगर कोई अयोग्य व्यक्ति संसद में निर्वाचित होता है, मान लो अयोग्य था, अयोग्य समझते हो, जो भी संविधान के अंदर वो निरताएं दी हुई थी, अयोग्यताएं दी हुई थी, है ना, पूरी पूरी जो मैंने कल वाले क्लास में कंडीशन में बताई थी, परसों वाली में। अगर कोई व्यक्ति अयोग्य है और वो संसद में चुन भी लिया गया है, संसद में उसका वोटिंग हो भी, जीत के आ भी गया, तो संविधान की किसी भी प्रक्रिया द्वारा उसके चुनाव को सुन्नी या अमान्य नहीं कराया जा सकता है। नहीं 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 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, नहीं। कहने का मतलब है कि मान लो कोई एक व्यक्ति था, संविधान ने आपको पता ना बहुत सारे बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे हो गया तो भी वो अयोग्य है, ऐसे हो गया तो भी अयोग्य है, बहुत सारी कंडीशन लिखी हुई मैंने डिटेल में बताई थी। मान लेते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग अयोग्य था, फिर भी किसी वजह से लूप होल के द्वारा चुन के सांसद बन गया, तो अब वो सांसद तो नहीं रहेगा, उसको हटाना तो पड़ेगा उसको। लेकिन कैसे हटाओगे, कौन हटाएगा, कोई प्रक्रिया संविधान में लिखी हुई नहीं। कहां नहीं लिखी हुई है, ध्यान से सुनो, संविधान में नहीं लिखी हुई है, ठीक है, संविधान में कोई लिखा हुआ ही नहीं कुछ भी प्रोसेस। तो कहां लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। कहां पे लिखा हुआ है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा। तो पहले तो मैं इसको वापस से फिर से हाईलाइट करवा देता हूं आपको पढ़ के। क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई अयोग्य व्यक्ति संसद में निर्वाचित होता है तो संविधान की किसी भी प्रक्रिया द्वारा उसके चुनाव को शून्य या अमान्य नहीं करार दिया जा सकता है, क्योंकि प्रक्रिया है ही नहीं वहां पे लिखी हुई है, तो क्या करारोगे। समझ में आ गया। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ऐसे लिखता है कि संविधान के अंदर है जो उसकी बहुत अच्छी प्रक्रिया लिखी हुई है ना, कि इसकी मतलब कोई व्यक्ति अयोग्य था और जो संसद में चुन लिया गया, तो उसको हटाने के लिए संविधान में स्पष्ट प्रक्रिया लिखी हुई है। कोई प्रक्रिया नहीं लिखी हुई है, कोई प्रक्रिया नहीं है, ध्यान रखना। तो प्रक्रिया कहाँ है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। अब दूसरा स्टेटमेंट सुनो, एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, आप बताना मुझे सही है कि गलत है। मेरा स्टेटमेंट ये है कि यदि कोई अयोग्य व्यक्ति संसद में निर्वाचित हो जाता है तो उसको हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। बताओ स्टेटमेंट गलत है कि सही है। मैं बोल रहा हूं कि यदि कोई अयोग्य व्यक्ति संसद में निर्वाचित हो जाता है तो उसको पद से हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। स्टेटमेंट गलत है।
क्योंकि मैंने यहाँ पे ये कहीं नहीं बोला कि संसद में नहीं है, सॉरी संविधान में नहीं है। अगर मैं बोलता ना कि संविधान में नहीं है तो स्टेटमेंट ठीक था। मैंने तो डायरेक्ट बोल दिया कि कोई प्रक्रिया है ही नहीं। प्रक्रिया तो है ना, कहाँ पे है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंदर प्रक्रिया है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप शब्दों को तोड़ तोड़ के देखना पड़ेगा। अगर आपने ऐसे नहीं किया ना, और इसके लिए चाहिए भाई पहले तो ढंग से पढ़ाई चाहिए, और उसके बाद में ढंग से अच्छी वाली आपकी प्रैक्टिस चाहिए, एबीसीडी वाली, एमसीक्यू वाली, पीवाईक्यू को ढंग से देखो। यूपीएससी जो मैं स्टेटमेंट बना रहा हूँ ना, ये यूपीएससी की फेवरेट स्टेटमेंट है। यूपीएससी ऐसे बनाती है। आपको क्या लगता है यूपीएससी एकदम ब्लेंडर देगी पूरा का पूरा? कभी यूपीएससी ऐसे थोड़ी करेगी, वो बहुत बड़ी संस्था है, बहुत ही बड़ी संस्था है। वो ऐसे थोड़ी होगी कि पूरी की पूरी बात गलत लिख दी। यूपीएससी ऐसा करेगी ही नहीं, पूरी बात कभी गलत लिखेगी नहीं। जितना तुम जानते हो वो तो उसके अंदर लिख ही देगी वो। उसके बाद में थोड़ा सा साइड में एक हल्का सा ऐसा वर्ड डालेगी, वहां पे पूरी की पूरी आपकी समझ चाहिए। अगर आपकी समझ अच्छी है तो फिर आप चलोगे वहां पे, और समझ अच्छी नहीं है तो फिर आपके भले की लक्ष्मीकांत पढ़ी हो, चाहे कुछ भी पढ़ा हो, कोई भी कोचिंग में गए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको गलत हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। सारी की बिल्कुल लक्ष्मीकांत बाइबल है, पर बाइबल को पढ़ना भी तो आना चाहिए ना। भगवत गीता तो मेरे पास पढ़ी है, पर मुझे भगवत गीता का अनुवाद ही नहीं पता है, उसको समझना ही नहीं आता है। तो भगवत गीता के क्या क्रम में पढ़ूं क्या? इसीलिए किताब भले कितनी छोटी कितनी बड़ी हो, समझने वाला इंसान अच्छा नहीं है तो फिर किताब कोई काम की नहीं है। एक मैं कोई पागल व्यक्ति है, उसको भारत का संविधान दे दूं, वो क्या कर लेगा? उसका कुछ नहीं कर पाएगा। और यदि बहुत समझदार व्यक्ति है और उसको मैंने भारत का संविधान दिया, तो उसको इतना गहरा अध्ययन कर सकता है उसका, जिसको कोई हद नहीं है। इसका मतलब आपकी लक्ष्मीकांत बुक तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी है, बट अपन क्या करते हैं, जल्दबाजी में पढ़ते रहते हैं उसको कि ठीक है ठीक है ठीक है। कभी भी रीडिंग बिटवीन द लाइन्स नहीं करते, रीडिंग बिटवीन द वर्ड्स नहीं करते, और इसीलिए अपन के एग्जाम में प्रश्न आते हैं और अपन गलत करके आते हैं, क्योंकि अपने कभी उस समझ से पढ़ा ही नहीं उसको। तो ध्यान से सुनिए इस बात को। तो पहली बात तो ये है कि उसके लिए अपने संविधान में कोई प्रक्रिया नहीं है। ओवरऑल अपने प्रक्रिया दी हुई है कहाँ पर बे? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में उसकी प्रक्रिया दी हुई है, उसके द्वारा उसको सुलझाया जाता है। अब उसकी प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया ये है कि मान लेते हैं कहीं पे इलेक्शन हुआ, और यार ये क्या बड़ा वाला क्यों चल रहा है, चाहे हाईलाइटर चल रहा है ये। मान लेते हैं कहीं पर इलेक्शन हुआ एमपीज का, और जैसे ही इलेक्शन हुआ तो जीत के ये व्यक्ति तो निकल गया। फिर बाद में मान लो जो सामने जो भी व्यक्ति था, जो उसके अपोजिट में खड़ा हुआ था, जो हारा था, उसको लगा कि यार नहीं नहीं इसने कुछ धांधली की है, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा? हाँ, सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, उस पहले जाएगा हाई कोर्ट। कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट। आपके एग्जाम में यही गलती करेगा कि यदि कोई सांसद अवैध तरीके से चुनाव लड़के आता है तो उसका पहला मुकदमा सीधा सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। सीधा सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकता। बोल देगा पहले जिला न्यायालय में जा सकता है, फिर भी नहीं जा सकता। शुरुआत कहाँ से होगी? हाई कोर्ट से होगी। कहाँ से होगी? हाई कोर्ट से होगी। हिंदी में उच्च न्यायालय से होगी, उच्चतम नहीं, उच्चतम का मतलब सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट से शुरू होगी। ठीक है, कि कोई भी इलेक्शन यदि वो गलतफहमी से कुछ भी हो, जैसा भी हुआ, कोई ऑब्जेक्शन है भी, तो प्रक्रिया कहां से शुरू होगी? हाई कोर्ट से शुरू होगी। तो हाई कोर्ट अपना डिसीजन दे देगा। हाई कोर्ट जो भी अपना उसका डिसीजन देना है, हाई कोर्ट अपना डिसीजन दे देगा। यदि जो व्यक्ति है सामने वाला, अगर वो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि नहीं चुनाव सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, और वो सामने वाला जो अपोजिशन में जो व्यक्ति था जिसने शिकायत की थी, यदि वो संतुष्ट है तो फिर ठीक है, मामला रफा दफा। यदि हाई कोर्ट ने बोला नहीं इलेक्शन एकदम रद्द है, इलेक्शन बिल्कुल एकदम धांधली से हुआ था, गलत है, इलेक्शन को सुन्नी करार दो, तो जो अपोजिट में हारा था उसको तो मजा आ गया, लेकिन जो जीत के गया था उसको मजा आया? बिल्कुल नहीं आएगा। हो सकता है वो ऐसे बोले कि नहीं हाई कोर्ट में तो एकदम डिसीजन सही नहीं, निर्णय से संतुष्ट नहीं है। तो यदि आप निर्णय से संतुष्ट नहीं हो तो फिर अब आप अपनी अपील लेके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। सुप्रीम अपील तो लेके जा ही सकते हो ना, आपको पता है अपील लेके तो सुप्रीम कोर्ट में जा ही सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ जुरिस्डिक्शन होते हैं। मूल जुरिस्डिक्शन के अंदर तो चुनाव वाले सीधा शामिल नहीं। मूल का मतलब जिसमें आप सीधे जा सकते हो सर्वोच्च न्यायालय में, जैसे फंडामेंटल राइट। अगर आपके फंडामेंटल राइट का कोई उल्लंघन होता है तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो। यदि दो राज्यों के बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्शन है तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो। यदि राज्य और केंद्र के बीच में है, सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो, क्योंकि वहां के उसके मूल क्षेत्राधिकार में है। एक होता है अपीली क्षेत्राधिकार। अपील का मतलब है कि सीधा आप सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकते, आप धीरे धीरे पहले निचली अदालत में गए, फिर वहां पे निर्णय दे दिया, अगर संतुष्ट है तो ठीक है, उस निर्णय से संतुष्ट नहीं हो तो अपील करके आप ऊपर के न्यायालय में जा सकते हो। तो इसमें भी सेम है कि पहले तो इलेक्शन का रद्द करना है कि नहीं करना, आप हाईकोर्ट में जाओगे,
मान लो आप हाई कोर्ट के डिसीजन से संतुष्ट हो तो ठीक है, नहीं संतुष्ट हो तो फिर जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, आप अपील कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब यही वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ मैं पढ़ के दिखा देता हूँ, एक मिनट सॉरी। क्या लिखा देखो कि इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय चुनाव को उच्च न्यायालय, क्या लिखा हुआ है, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट चुनाव को अमान्य या शून्य ठहरा सकता है। इसका मतलब जो केस शुरू कहां से हुआ, हाई कोर्ट से शुरू होगा। असंतुष्ट व्यक्ति, जो भी उस हाई कोर्ट के डिसीजन से असंतुष्ट है, असंतुष्ट व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार रखता है। वो फिर जा सकता है, डायरेक्ट तो नहीं जा सकता, डायरेक्ट नहीं। ऐसा नहीं कि सीधा चुनाव है, जो कोई मान लो चुनाव में धांधली हुई है तो फिर है जो सीधा सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, नहीं जा सकता भाई, नहीं जा सकता। ठीक है, बिल्कुल ठीक, आपको समझ में आ गया। टाइम कितना, ठीक है 1 घंटा हुआ है, थोड़ा 30 मिनट और पढ़ते हैं अभी। अब सिंपल सिंपल सी चीजें फटाफट पढ़ लेते हैं, पेज खत्म हो जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, अभी वाली छोटी छोटी बातें हैं कि जो भी व्यक्ति आते हैं ना उनको शपथ लेनी पड़ती है। आपको पता है कि कोई भी उम्मीदवार लड़ने जाएगा ना, तो उम्मीदवार, आपने यदि उम्मीदवार के लिए फॉर्म भी फिल किया, कोई सांसद है चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसको राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी व्यक्ति जिसको प्राधिकारी को नियुक्त किया गया है उसके सामने शपथ लेना अनिवार्य होता है। अभी तक वो सांसद बना नहीं है, सांसद बनने के लिए उम्मीदवार डाल रहा है, तब भी उसको लेनी पड़ती है। अब आपको पता है राष्ट्रपति तो सबको आके नहीं दिलाएगा, तो ऑफकोर्स राष्ट्रपति अपने द्वारा एक व्यक्ति होता है उसको कह दे ऑथोराइज कर देता है। अब आप तो राष्ट्रपति, हाँ कौन, यहाँ पे मैंने गलत बोला है कुछ, अगर आपने पीछे वाली क्लास देखी हो तो बिल्कुल। एक समझो पहले बात, यदि उम्मीदवार के रूप में शपथ ले रहा है, ध्यान से समझना, यदि अभी तक उम्मीदवार है, अभी तक जीत के नहीं आया है, उम्मीदवार है, तो उसको शपथ तो लेनी पड़ती है। लेकिन ये शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति नहीं दिलाता है, तो कौन दिलाता है, यहाँ पर चुनाव आयोग या चुनाव आयोग के द्वारा कोई नियुक्त प्राधिकारी दिलाता है। याद आई पीछे वाली क्लास, बिल्कुल। यदि उम्मीदवार के रूप में है तो फिर या तो चुनाव आयोग खुद दिलाएगा उसको शपथ, या फिर चुनाव आयोग के द्वारा कोई भी ऑथराइज्ड व्यक्ति उसको शपथ दिलाएगा। बात समझ में आ गई। लेकिन यदि वो चुन गया, उम्मीदवार के रूप में शपथ ले ली थी, चुन भी गया, अब चुन के अपना सांसद बन गया, लेकिन अभी तक वो सांसद बैठ नहीं सकता, अभी तक वो सांसद के रूप में किसी भी अपने सदन में बैठ नहीं सकता। क्यों, क्योंकि सदन में बैठने से पहले उसको शपथ लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, शपथ लेनी पड़ेगी, ऑथ लेनी पड़ेगी, प्रतिज्ञान लेना पड़ेगा। ठीक है, अब वो प्रतिज्ञान कौन दिलाएगा, तो या तो दिलाएंगे राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी नियुक्त, कोई भी अपॉइंट व्यक्ति दिला देगा। अब सीधी बात है, राष्ट्रपति के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक एक मेंबर के पास में आए और शपथ दिलाए, टाइम नहीं होता है, इसलिए कौन दिलाता है शपथ, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई भी दिला देता है। और नियुक्त कौन होता है, आपको पता है, एक समय, कम समय के लिए एक अध्यक्ष चुना जाता है, उसको अभी आगे बात करेंगे, वो दिलाता है। ठीक है, तो उसकी बात हो जाएगी। तो क्या लिखा हुआ है, संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक सदन का और प्रत्येक सदस्य, राज्यसभा के भी सभी सदस्य, लोकसभा के भी सारे के सारे सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त अपॉइंट किसी व्यक्ति के सामने समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है और उस शपथ पत्र के ऊपर क्या करता है, अपना हस्ताक्षर करता है, साइन करता है। इसका मतलब अगर ये वाला किसी ने नहीं किया और वो संसद के अंदर जाकर बैठ गया सदस्यता के रूप में, तो वो न तो मतदान कर सकता है, न चर्चा में बोल सकता है, और यदि वो चला भी गया तो उसको प्रतिदिन 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ता है। भले ही वो सांसद चुना हो, लेकिन अभी तक उसने अपने शपथ थोड़ी ली है, इसका मतलब शपथ लेना पहले अनिवार्य है। ठीक है, अब आपके मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ। स्टेटमेंट यह है कि संसद के प्रत्येक सदस्य राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। कथन सही है कि गलत है, आपके दिमाग कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर राष्ट्रपति भी हो सकता है, राष्ट्रपति का नियुक्त व्यक्ति भी हो सकता है। नहीं नहीं, मैंने जो स्टेटमेंट बोला बिल्कुल ठीक है, राष्ट्रपति के समक्ष ही लेते हैं, क्योंकि भले ही वो अपॉइंट व्यक्ति हो, बट अपॉइंट किसने किया, राष्ट्रपति ने किया ना। राष्ट्रपति अपने एजेंट के रूप में उसको भेजा है, पर है भेजा तो राष्ट्रपति ने ना, तो राष्ट्रपति बिल्कुल ठीक है। तो सांसदों को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाते हैं, एकदम ठीक है। समझ आ गई बात। तो अब शपथ किस बात के लेता है, कई बार यूपीएससी करती है कि पूछ लेती है कि शपथ किस बात के लेते हैं, बेवकूफ है, ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, पर पूछती है।
क्या बोलता है कि एक तो संविधान में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा है, मैं कि संविधान में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखता हूँ, इस बात की शपथ लेता है। दूसरा, देश की भारत की प्रभुत्ता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखता हूँ। अक्षुण्ण का मतलब मैं उस पे अखंडता को जो मतलब टूटने नहीं दूंगा, एकदम अखंड रखूंगा, मतलब एकदम साथ में रखूंगा, जोड़ के रखूंगा, एकता को रखूंगा। ऐसा लगते नहीं है, बेवकूफ है, यही सारे कहलाते हैं। अगला क्या है, कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। जो भी मेरे सामने कर्तव्य होंगे, जो भी मेरी जनता ने मुझे वहां के कर्तव्य दिए हैं, उन सब का मैं क्या करूंगा, श्रद्धा पूर्वक उसका निर्वहन करूंगा, उनका निभाऊंगा। तो 3 बातों की शपथ लेता है। कई बार ऐसा डाल देता है कि जो सांसद होते हैं वो संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। हाँ, संविधान की रक्षा की शपथ थोड़ी लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेते। वो संविधान में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं, ठीक है। और देश की अखंडता और एकता के रखते हैं, और श्रद्धा पूर्वक और निर्वहन रखते हैं ना, उसका निर्वहन करेंगे, इसके बाद से लेते हैं। जब तक सदस्य शपथ नहीं लेता, क्या लिखा हुआ है, जब तक सदस्य शपथ नहीं लेता तब तक वह सदन के किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं ले सकता। कैसे लेगा, मैंने बोला ना, उसको ले लिया तो फिर उसके ऊपर जुर्माना लग जाएंगे। और न ही मत दे सकता है, मतलब वोटिंग भी नहीं कर सकता। न तो बैठ सकता है, न बोल सकता है, न ही मत दे सकता है, मतलब वोटिंग भी नहीं कर सकता वहां पे। कोई भी मान लो डिसीजन आया, विधेयक आया, कोई विधेयक पे वोटिंग भी नहीं कर सकता। संसद के विशेष अधिकारों और अनुमतियों का फायदा भी नहीं उठा सकता। आपको पता है ना, एक सांसद को बहुत सारे विशेष अधिकार मिलते हैं कि उनको आप हैं जो बिना अनुमति के उनको जो अरेस्ट नहीं कर सकते, उनको हैं जो बहुत सारे वेतन भत्ते मिलते हैं, बहुत सारी सुविधाएं मिलते हैं, उन किसी का भी फायदा नहीं ले सकता, किसी का भी फायदा नहीं ले सकता वो, यदि उसने शपथ नहीं ली है तो। ठीक है, अब वो सीधी बात है कि शपथ नहीं ली तो अभी वो तो है तो नॉर्मल व्यक्ति ना, शपथ लेने के बाद में बनता है कोई व्यक्ति, जो भी उसका पद है वो। निम्नलिखित परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति सदन के सदस्य के रूप में बैठ जाता है तो उसे प्रतिदिन 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है। इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे ही बस लिख दिया लक्ष्मीकांत में, बता देता हूँ। पहला, यदि उसने शपथ ली नहीं फिर भी बैठ गया अंदर। दूसरा, वो जानता था कि वो अयोग्य है फिर भी वो उसने है जो अंदर बैठ गया। और तीसरा है कि वो संसद की विधि के तहत कोई मतलब बैठना नहीं चाहिए था लेकिन बैठ गया हो, तो उसमें जो 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। बकवास है, कुछ याद करने का आवश्यकता नहीं है, बस ठीक है, एग्जाम प्रश्न यहाँ से नहीं आएगा। अगला है कि वेतन और भत्ते, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लेता हूँ। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संसद द्वारा निर्धारित, पहले ये बात वाली बात इंपॉर्टेंट है, इसको बस ध्यान रखने का कि इनके जो वेतन और भत्ते होते हैं उनको निर्धारित कौन करता है, तो संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते। मतलब किस सांसद कौन, मतलब सांसदों को कितना वेतन मिलेगा, कितना भत्ता मिलेगा, डिसाइड कौन करेगा, संसद डिसाइड करेगी। कौन करेगी, संसद, पार्लियामेंट। ठीक है, लॉ बनाएगी, लॉ पहले से बने हुए, और उसमें संशोधन, मान लो वेतन बढ़ाना है कि घटाना है, कितना रखना है, वो सब कौन तय करती है, संसद तय करती है। तो यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट ऐसे आएगा एग्जाम में, कैसे आएगा कि, अरे यार, स्टेटमेंट कैसे आएगा कि सांसदों को कितने वेतन और भत्ते मिलेंगे इनका निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। गलत है, राष्ट्रपति नहीं करते हैं, कौन करते हैं, संसद करती है। ठीक है, मैंने स्टेटमेंट बता दिया कैसे स्टेटमेंट आएगा। और एक अगला बात भी इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात क्या है कि संविधान में इनके लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान के अंदर वेतन और भत्तों का तो प्रावधान है कि इनको वेतन और भत्ते दिए जाएंगे, ठीक है, और उनका निर्धारण संसद समय समय पर करेगी। लेकिन इनको पेंशन क्या मिलेगी, पेंशन समझते हो ना, रिटायरमेंट के बाद जो मिलती है पेंशन, पेंशन का कोई प्रावधान नहीं किया हुआ है इनका। कहाँ पे, संविधान में। संविधान में कोई भी इसका है जो पेंशन का प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन अपनी जो संसद है उसने ये डिसाइड किया है कि हम अपने सदस्यों को क्या देंगे, पेंशन देंगे। मुझे बताओ ये पेंशन किसको दी जा रही है, तो आप कहेंगे सर ये पेंशन जो है ना ये तो सांसदों को दी जा रही है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, वेरी गुड। अगली बात बताओ, अब अगर ये सांसदों को दिया जा रहा है, निर्धारण किसने किया कि देंगे, तो आप कहेंगे सर संसद ने किया। बिल्कुल ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि संसद में बैठे कौन है, तो आप कहेंगे सर सांसद बैठे हैं। अरे ये क्या बात हुई, पेंशन देना किसको है, सांसदों को देना है। डिसाइड किसने किया, संसद ने किया। संसद में बैठे कौन है, सांसद बैठे हैं। तो मुझे बताओ, अपने लिए कोई बोलेगा कि मैं हम तुम्हें पेंशन नहीं देंगे, सब जाएंगे कि पेंशन मिले सबको, तो खुद का डिसीजन लेंगे ना, इसीलिए बोल दिया कि बिल्कुल सांसदों को पेंशन मिलेगा। ठीक है, लेकिन क्या संविधान में ऐसा लिखा हुआ था, संविधान में पेंशन के लिए कोई प्रावधान नहीं था। तो आप बोलोगे सर इस भारत देश में तो ये तो लोकतंत्र है, यहाँ तो प्रत्येक काम कानून के द्वारा ही होता है, बिना कानून तो पत्ता भी नहीं हिलता। बिल्कुल ठीक बात है, नहीं हिलता है, इसीलिए कानून बनाया गया। कानून का नाम क्या है, कानून का नाम है
संसद सदस्य वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम। क्या क्या मिलेगा बताओ इससे? इससे एक तो मिलेगा वेतन, एक मिलेगा भत्ता और एक मिलेगा पेंशन। 1954 के अंदर बना दिया क्या? अधिनियम बना दिया। किसने बनाया? संसद ने बनाया कि वेतन भी देंगे, भत्ता भी देंगे और पेंशन भी देंगे। फिर जो भी इनकी सैलरी है 2018 तक 50,000 थी, फिर 1 लाख कर दी, आजकल है जो 4.5 लाख मिलती है। तो ये सब कुछ है। तो इसका कोई पूछेगा भी नहीं कितनी वेतन मिलती है क्या है। बस एक बात ये वाली ध्यान रख लेना कि ये वाली बात जो यहाँ पे लिखी है ना कि 1976 से सदस्य संसद के दोनों सदनों के सदस्य के रूप में हर 5 वर्ष अवधि के लिए पेंशन पाने के हकदार होते हैं। कि वो पेंशन पाते ही है तो 1976 से उस पेंशन को भी कंटिन्यू कर दिया। फिर इनको कुछ यात्राएं की सुविधाएं मिलती है, मुफ्त में आवास मिलता है, टेलीफोन मिलता है, वाहन खर्च मिलता है, चिकित्सा की सुविधाएं मिलती है। ये भी ध्यान रख लेना बस इसको। और ये वाली बात है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर अपनी किताब के अंदर स्टार मार्क कीजिएगा कि लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति और उपसभा के सभापति। कंफ्यूज मत हो। देखो इधर एक अपनी है लोकसभा, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, याद कैसे होगा ये नाम। एक तरफ है क्या? लोकसभा, एक तरफ में बैठी हुई राज्यसभा। अब बताओ लोकसभा का भी एक क्या है? अध्यक्ष है ना? बिल्कुल अध्यक्ष है। और अध्यक्ष के बाद और कौन है? आप कहेंगे सर एक उपाध्यक्ष भी है। बिल्कुल हो गया, ठीक है। राज्यसभा का क्या है? सभापति है। और एक क्या है? उपसभापति है। अच्छा बताओ, आपके लिए प्रश्न है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आप बताना जरूर कमेंट में, ठीक है। कौन होता है राज्यसभा का सभापति? मैं बता देता हूँ, चलो। उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। इसका मतलब उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो एज ए उपराष्ट्रपति के रूप में उसको कोई वेतन नहीं मिलता है। उसको जो भी वेतन मिल रहा है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिल रहा है वेतन। समझ गए बात? तो देखो ये जो भी 4 नाम है, कौन कौन? लोकसभा के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के अंदर भी उनके सभापति और उपसभापति, ये 4 नाम पता चल गए। चारों के चारों बताओ इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरे पूरे संसद को, ये पूरे के पूरे सदन को यही तो चलाते हैं। अगर ये मान लो ना आए, ये टाइम से अपना काम ठीक से ना करे, तो फिर इनका तो सदन ही चलेगा नहीं, नहीं चलेगा ना। इसके लिए इनको जो वेतन और भत्ते मिलते हैं, पहली बात तो निर्धारित कितना किसको वेतन मिलेगा वो तय कौन करता है? वो तो संसद तय करेगी, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। बट ये बात, ये इंपॉर्टेंट ये वाली बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये वाली है कि इनकी जो भी वेतन भत्ते मिलते हैं वो भारत की संचित निधि पर भारित हैं और वे संसद के वार्षिक मत के अधीन नहीं है। ये वाली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बस ध्यान रखिएगा। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा के उपसभापति, इनको जो भी वेतन मिलते हैं, जो भत्ते मिलते हैं, वो भारत की संचित निधि से मिलते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उससे मिलते हैं। और उनके वेतन भत्तों के ऊपर आप ध्यान रखें, जो भी संचित निधि पर भारित होता है ना, जैसे यूपीएससी के सदस्य जो होते हैं उनका भी जो भारित कहाँ पे होता है? संचित निधि पर होता है। राष्ट्रपति का संचित निधि पर, उपराष्ट्रपति का संचित निधि पर, सीएजी का संचित निधि पर, है ना। जितने भी आयोग इंपॉर्टेंट उनका सबका संचित निधि पर, है ना। और भी जैसे आपने देखा लोकसभा का अध्यक्ष का संचित निधि पर, उपाध्यक्ष का संचित निधि पर, राज्यसभा के सभापति का संचित निधि पर, उपसभापति का संचित निधि पर, इनका सबका वेतन और भत्ते जो भी मिलते हैं संचित निधि पर भारित होते हैं। इसका मतलब इनको जो भी सैलरी वगैरह मिलती है कहां से मिलती है? भारत की संचित निधि से मिलती है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें रखने का मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा कमाल का है। यदि किसी की सैलरी आपने संचित निधि के अंदर डाल दी तो उसके ऊपर संसद में वोटिंग नहीं हो सकती। संसद में वोटिंग नहीं हो सकती, मत नहीं हो सकता। मत नहीं हो सकता। मत कैसे? आप समझ नहीं आएगा ना, बिल्कुल समझ नहीं आया। जैसे एक अधिनियम लेके आए, एक प्रस्ताव लेके आए कि लोकसभा के अध्यक्ष की वेतन कम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सब वोट करो। ऐसा वोट नहीं कर सकते, वोट नहीं कर सकते। न तो उसकी सैलरी को कम करने के लिए, न उसकी सैलरी को बढ़ाने के लिए कोई भी किसी तरह की वोटिंग नहीं कर सकते कि बढ़ानी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कम करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वोटिंग नहीं की जा सकती। ऐसा कोई भी पद जिसकी सैलरी, जिसका वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से मिलते हैं, भारत की संचित निधि पर भारित हैं, उनके वेतन भत्तों पर संसद में मतदान नहीं हो सकता। चर्चा हो सकती है, चर्चा हो सकती है, डिस्कशन हो सकता है। डिस्कशन इज अलाउड। डिस्कशन का मतलब
कि बताओ यार कम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो बोला यार बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम कर लो, सही रहेगा। लेकिन वोटिंग नहीं करवा सकते, कम भी नहीं कर सकते, नहीं तो वोटिंग करेंगे नहीं कम करेंगे, चर्चा कर सकते हैं। और यहाँ से यूपीएससी प्रश्न पूछते हैं, इसीलिए मैंने स्टार मार्क बोला। ऐसा आ जाएगा कि लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्तों को कम करने के लिए संसद में जो मतदान हो सकता है, नहीं हो सकता मतदान, क्योंकि वो भारत की संसद निर्धारित है। अध्यक्ष ऐसी कोई भी, मैंने बोला था कोई भी पद जिसकी सैलरी वेतन भत्ते भारत की संसद निर्धारित है, तो उनके ऊपर संसद में मतदान नहीं हो सकता, उनकी सैलरी के ऊपर मतदान नहीं हो सकता। चर्चा हो सकती है, हाँ बिल्कुल चर्चा हो सकती है। समझ आ गई बात? तो ये जो आगे लाइन लिखी हुई ना कि संसद के वार्षिक मत के अधीन नहीं है, मतलब उसमें है जो वार्षिक रूप से मतदान नहीं हो सकता। ठीक है, सांसदों का हो सकता है, हाँ सांसदों का हो सकता है। मान लो सांसद कोई है, सांसदों के वेतन भत्ते बढ़ाए कि ना बढ़ाए, इसके ऊपर डिस्कस की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब तो लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष इनके ऊपर नहीं हो सकता, राज्यसभा के भी सभापति उपसभापति इनके ऊपर नहीं हो सकता। अब बात सुनो अपनी अगली इंपॉर्टेंट बात। अब आपके सवाल आना चाहिए, सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो, लोकसभा का अध्यक्ष है ना, एग्जाम्पल ले रहा हूं खाली। मान लो कोई भी ऐसा पद है, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष पद हो गया, अब उसको अपने जीवन भर ऐसे डिसीजन देने हैं, अपनी लाइफ में ऐसे डिसीजन देने हैं जो सबके सब सांसदों के करियर को हो सकता है नुकसान भी हो जाए। मान लेते हैं कि सरकार के सत्ता पक्ष में कोई व्यक्ति था, उसने कुछ बदतमीजी की, लोकसभा अध्यक्ष ने उसको सस्पेंड कर दिया कि जाओ यहां से बाहर, गेट आउट। अब उसको दिल पे लग गई कि तू मुझे बात करेगा, देखता हूं, मैं तो सरकार का सदस्य हूं। दूसरे दिन एक बिल बना के लेके आया, बिल लेके आया कि लोकसभा के अध्यक्ष की जो सैलरी है 0 कर दी जाए, या घटा के 10 रुपए कर दिया जाए। और वोटिंग करवा दी पूरे के ऊपर, मतदान हो गया, और जैसे ही मतदान हुआ मतलब कानून पारित हो गया, और कानून पारित होते ही अब लोकसभा के अध्यक्ष को सैलरी मिल रही है 10 रुपए, तो उसको बेचारे को नुकसान हो सकता है ना। इसीलिए ऐसे पद जो बहुत ही संवैधानिक रूप से बहुत उपयोगी है, मैं क्या बोला, संवैधानिक रूप से उस पदों की अहमियत बहुत अधिक है। जैसे सीएजी पूरी की पूरी ऑडिटिंग करती है सरकार के काम की, सरकार के जो भी खर्चे करती है उसकी पूरी ऑडिटिंग होती है। तो उनके ऊपर मतदान अगर होना शुरू हो गया तो सरकार उसकी सैलरी घटा के नहीं कर देगी। सुप्रीम कोर्ट के जज है, हाई कोर्ट के जजेज है, इनके ऊपर भी, क्योंकि ये बड़े बड़े डिसीजन देते हैं ना। सरकार ऐसा कर दे कि अगर तुमने मेरे खिलाफ डिसीजन दिया तो तेरी सैलरी कटा कर 1 रुपए कर दूंगा, धमकी दे सकती है ना। फिर उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, इनका भी तो कर सकती है। यूपीएससी के चेयरमैन, उनकी भी कर सकती है ऐसे। तो जितने भी संवैधानिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण पद है, उनकी सैलरी की जो कमांड है वो संसद के हाथों में दी ही नहीं, वो सीधी की सीधी भारत के संविधान ने दे दी। किसको? भारत की संचित निधि पर पारित कर दी कि बेटा तुम इसके ऊपर मतदान कर ही नहीं सकते। बढ़ा दो, बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। मान लो पहले 4 लाख थी, 10 लाख कर दो, क्या दिक्कत हो गई? ठीक है, बढ़ा दो, कम नहीं कर सकते, मतदान भी नहीं कर सकते, चर्चा कर सकते हो। अब मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला भाई ठीक वही है कि वेतन भत्ते और ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट का नाम, ये वाली बातें आप पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है नहीं, तो इसको आप है ना पढ़ लीजिएगा। जैसे ये सांसद लागू होती है नहीं वो, उसी अधीन में लोकसभा अध्यक्ष को भी न्यायिक भत्ता उसी दर पर मिलता है जो कैबिनेट मंत्री को दे होता है। हाँ, ये एक बात ध्यान रख लेना, इधर वाली बात जो लिखी हुई है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, अरे सॉरी कौन सा कला चल गया, कि लोकसभा के जो अध्यक्ष है उनको जो न्यायिक भत्ता मिलता है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, समच्योरी और अलाउंस जो मिलता है, वो उसी तरह मिलता है जो कैबिनेट मंत्री को मिलता है। मतलब कैबिनेट मंत्री को जितना न्यायिक भत्ता मिलता है ना, उतना ही किसको मिलता है, लोकसभा के अध्यक्ष को मिलता है। तो एक बात आप ये चाहो तो ध्यान रख सकते हो, वैसे इसकी जरूरत है नहीं। और ठीक वैसे लिखा हुआ है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को और राज्यसभा के उपसभापति को भी न्यायिक भत्ता मिलता है, और वो कितना मिलता है, वो राज्य मंत्री के देय के बराबर मिलता है। तो ये वाले पॉइंट आप ध्यान रखोगे कि लोकसभा का जो लोकसभा जो है, लोकसभा के यदि अध्यक्ष है तो उनको जो न्यायिक भत्ता मिलता है, उनको जो न्यायिक भत्ता मिलता है वो कैबिनेट मंत्री के, कैबिनेट मिनिस्ट्री के बराबर मिलता है। सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं लिख रहा हूँ, कैबिनेट लिख रहा हूँ ना, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री के बराबर मिलता है। और इसके अलावा जो लोकसभा के उपाध्यक्ष है और राज्यसभा के उपसभापति है, इनको दोनों को कितना मिलता है, इनको न्यायिक भत्ता, कौन सा भत्ता, न्यायिक भत्ता बात कर रहा हूँ, न्यायिक जुडिशियल है ना, न्यायिक भत्ता, न्यायिक भत्ता मिलता है राज्य मंत्री के बराबर। किसके बराबर मिलता है? राज्य मंत्री के बराबर मिलता है। उसको ऊपर वाले मिलता है, लोकसभा का अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री के बराबर मिलता है। आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर है, वो प्रश्न ये कि सर लोकसभा के अध्यक्ष का बता दिया, लोकसभा के उपाध्यक्ष का बता दिया, राज्यसभा के उपसभापति का बता दिया,
राज्यसभा का सभापति कहाँ गया, उसको कितना न्यायिक भत्ता मिलता है। मैंने अभी क्या बोला था, इसीलिए कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति स्वयं होता है और उपराष्ट्रपति को न्यायिक भत्ता उपराष्ट्रपति के रूप में मिलता है। उनको यहाँ पे थोड़ी मिलेगा, वो तो उपराष्ट्रपति है ना, उनको अपना अलग से मिलता है, तो इसके लिए उनकी कोई बराबर नहीं है, वो अपना उनको अलग मिलता है। ठीक है, तो याद रखना। अब कुछ पीठासीन अधिकारी है, उनके बारे में चर्चा कब करेंगे, आज ही करें। हालांकि मैं थोड़ा थक तो गया हूँ, ऐसे करते हैं इसके ऊपर चर्चा कल ही करते हैं। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। इतना पढ़ा ना, इसको बस थोड़ा सा एंजॉय कर दीजिए और आगे वाले को ढंग से, और बताना मुझे कैसी क्लास लग रही है, इसको कंटिन्यू करें कि ना करें, क्या और इसमें सजेशंस हो सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना इनफ है एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय।